हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस यूजी क्लासेस में। तो बच्चों, आज से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक आध वीडियोस आपके यूनिट फर्स्ट के गए थे। तो आज के इस लाइव क्लास के अंदर बच्चों हम आज से और ये सीक्वेंस में चलाएंगे कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो ये सीरीज आज से शुरू हो गई है, लगातार ये चलने वाली है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो कि रहने वाला है बच्चों यूनिट सेकंड से। तो बॉटनी में फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं वो फटाफट से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जितना हो सके इस सेशन को शेयर करिए उन सारे फ्रेंड्स के साथ में जो आप सभी के साथ में इस साल बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम्स देने वाले हैं। बिकॉज ये जो आपके लिए सेशन है, लाइव सेशन, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। बिकॉज इसमें हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये होगा बच्चों कि हम आप लोग जब इस सेशन को देखेंगे तो आपका ये पूरा यूनिट ही तैयार हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं अपने तरफ से लेती हूँ। तो चाहे वो कोई भी छोटा से बड़ा टॉपिक हो, उसको हम डिस्कस करेंगे। फटाफट से सब लोग सेशन को ज्वाइन कर लो और जितना हो सके सेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए। बच्चों, जितने भी बच्चे यहाँ पे आ गए हैं सभी को गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग आर्यन, किशन। बिल्कुल, अब से ये रिवीजन क्लासेस जो है, ये लाइव सेशन की क्लासेस जो है वो लगातार चलेगी। हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, हम थ्योरी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे प्लस पॉइंट ये है, राइट। गायत्री, गुड इवनिंग, हेलो। सभी जितने बच्चे भी आ गए सभी को गुड इवनिंग, हेलो। चलो तो बच्चों, बिना देरी किए, समय को वेस्ट किए बिना आइए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस सीक्वेंस में चलेंगे कि सबसे पहले हम यूनिट सेकंड जो है, जो कि माइक्रोबियल वर्ल्ड है ना, हमारा जो ये यूनिट है ये है माइक्रोबियल वर्ल्ड। इस माइक्रोबियल वर्ल्ड वाले यूनिट सेकंड टॉपिक, इसमें से अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। बिकॉज इसी सीक्वेंस में आपको एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी जो पहली बार सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे वो पहली बार सेमेस्टर एग्जाम्स आपके कॉलेजेस में देने जा रहे होंगे, है ना। तो एकदम डरने की बात नहीं है। हालांकि डर तो सभी को लग रहा होगा, बट कोई डरने की बात यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों, इसी के साथ देखिए आपके सामने आ गया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किए, उनको आइए एक एक करके देखते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला टॉपिक पूछा है बच्चों प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड क्या होता है ये पूछ रहा है यहाँ पे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और मुझे यहाँ पे सभी से आंसर्स चाहिए, है ना। मैं जब भी यहाँ पे क्वेश्चंस जो भी डिस्कस कर रही हूँ, आंसर्स में आपके कमेंट बॉक्स में मैं चेक करती रहूंगी, मुझे आंसर्स चाहिए लगातार। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं बच्चों? गुड इवनिंग, जितने भी नए बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं सभी को गुड इवनिंग। तो बच्चों, प्लाज्मिड क्या होता है, आइए सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे, राइट। प्लाज्मिड्स क्या होता है? तो प्लाज्मिड बच्चों एक तरह का क्या होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। और ये एक सर्कुलर डीएनए किसकी बॉडी में पाया जाता है? बैक्टीरिया की बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मिड्स जो है ये, इसको हम डिफाइन करते हैं एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए की तरह। बिकॉज जब भी आप एक बैक्टीरिया की बॉडी देखेंगे बच्चों, तो बैक्टीरिया की बॉडी में दो तरह का डीएनए होता है। एक एकदम सर्कुलर गोल सा डीएनए होता है और एक एक हाईली कॉइल्ड डीएनए होता है, जैसा कि हमारी बॉडी में भी होता है। ऐसा जैसे कि उलझे हुए धागे दिखते हैं वैसा, राइट। लेकिन ये डीएनए तो सब जानते हैं, लेकिन एक डीएनए बच्चों ऐसा भी होता है जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है ये, और ये बैक्टीरिया की बॉडी में पाया जाता है। इसी एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। ये इसकी एक डेफिनेशन तैयार होती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। इसका शेप ही इसकी आइडेंटिटी है। ये शेप में कैसा होता है? गोल एकदम होता है। तो ये सर्कुलर डीएनए है जो कि ज्यादातर किसकी बॉडी में पाया जाता है? एक बैक्टीरिया की बॉडी में। इसका इस्तेमाल बहुत सारे डिजीज को सही करने में भी किया जाता है, क्योंकि इसको एक वेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लाज्मिड याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। इसको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल, इस तरह के सर्कुलर डीएनए का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो एक ह्यूमन इंसुलिन हो, चाहे वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के
रेजिस्टेंट प्लांट की वेराइटीज हो, ये सब बनाने में प्लाज्मिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आई होप सभी को ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये इतना क्लियर हो गया होगा कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। बच्चों देखो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैं जब आपको ये सेशंस बताऊंगी तो मैं साथ में आपको कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगी जो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में जब आप अपीयर करेंगे तो उसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि आपको आ रहा होता है हर चीज, अब आप सोचते हैं इसके बारे में 2-4 लाइन ना लिखे 8 लाइन लिखे 10 लाइन लिखे, तो ये गलत है, लालच बुरी बला है। तो अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा लिखने लगेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा बच्चों। बिकॉज सेमेस्टर एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको आंसर्स ज्यादा लिखने होते हैं लॉन्ग आंसर्स में, उससे थोड़ा कम लिखने होते हैं शॉर्ट में, और सबसे कम लिखना होता है वेरी शॉर्ट में। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ज्यादा लेंदी करके नहीं लिखेंगे, छोटे आंसर्स लिखेंगे, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो 4 लाइन लिख दिया, 5 लाइन्स लिख लिया, बहुत है। अगर आपको साथ में कोई डायग्राम अटैच करना है तो 2 से 3 ही लाइन लिखो, उसके साथ में एक डायग्राम ड्रॉ कर दो, तो इतना सफिशियंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एकदम सही क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए को ये बोलते हैं। ओके, ये हर उन बच्चों के लिए है जो कि यहाँ पे जिनकी भी कॉलेजेस यहाँ पे विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, उन सभी के लिए काम करेगा। साथ में और भी यूनिवर्सिटीज है उनके लिए भी ये सिलेबस वर्क करेगा। साथ में क्वेश्चंस अगर देखो आपका सिलेबस इससे मैच कर रहा है, तो सिलेबस अगर मैच कर रहा है, टॉपिक अगर माइक्रोबियल वर्ल्ड में यही सब है, तो आपको ये आपके लिए ये सेशन करना बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों टीएमवी। टीएमवी क्या होता है, फटाफट इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों। टीएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है भाई, इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस, इसको टीएमवी बोलते हैं, राइट। तो टोबैको मोजैक वायरस जो है ये एक तरह का वायरस है, और नाम से इसके डेफिनेशन में क्लियर हो रहा है कि बच्चों ये किस तरह के प्लांट्स को अफेक्ट करता है, ये टोबैको जैसे प्लांट्स को अफेक्ट करता है। याद रखिएगा कि एक ऐसा वायरस है जो टोबैको प्लांट्स पे डिजीज कॉज करता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ मोजैक लिखा हुआ है इसके फुल फॉर्म में। मोजैक एक तरह का बच्चों पैटर्न होता है जिसमें ये जब ये लीफ पर टोबैको की लीफ पर अटैक करेगा तो उस लीफ पर एक पैटर्न आता है, एक पैचेस जैसा अपीयरेंस आता है, तो उसको बोला जाता है एक मोजैक पैटर्न आ रहा है। तो इसीलिए इस पूरे डिजीज का नाम ही है टोबैको मोजैक वायरस। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप इसके बारे में बड़ा आसानी से लिख लेंगे कि एक ऐसा वायरस है जो टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्शन के दौरान ये लीफ में एक स्पेशल तरह का पैटर्न क्रिएट करता है, उस पैटर्न को मोजैक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक वायरस है, लेकिन इन्फेक्ट जिसे कर रहा है वो है एक प्लांट। इसमें यहाँ पे इसकी याद रखिएगा कि इसके जो पूरा प्रोटीन कोट है, एक वायरस की प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं बच्चों, एक प्रोटीन कोट जो वायरस की बॉडी में होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कैप्सिड। ओके, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, कैप्सिड। कैप्सिड जो है ये क्या है, एक प्रोटीन की कोट है, प्रोटीन की एक लेयर है जो कि ज्यादातर वायरस की बॉडी में पाई जाती है, जो कि कैप्सोमियर जैसे छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनती है, ये कैप्सिड की लेयर। ओके, तो यहाँ पे याद रखेंगे प्लाज्मिड्स क्या होता है, यहाँ पे याद रखेंगे टीएमवी क्या होते हैं। ओके, बिल्कुल से कोमल सोनकर टोबैको मोजैक वायरस इसका फुल फॉर्म है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग आ जाते हैं हमारे तीसरे सब टॉपिक पे जो कि है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, वायरॉइड्स क्या होते हैं, ये वायरस से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। हम मानते हैं भाई कि सबसे छोटे बैक्टीरिया है, फिर आता है बैक्टीरिया से भी छोटे वायरस हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं साइज में। ओके, तो स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी छोटे होते हैं साइज में। और इनके पास एक और खास चीज, अभी आपने देखा कि वायरस की बॉडी पे प्रोटीन की कोट है जिसको कैप्सिड कहते हैं, इनके पास वो कैप्सिड नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि इनके पास कैप्सिड नहीं होता है, ये क्या करते हैं, कैप्सिड इनमें नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं दे लैक कैप्सिड। प्रोटीन की कोट इन वायरॉइड्स की बॉडी में नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो भार है, इसका जो वेट है, वो एक नॉर्मल वायरस की तुलना में कम होता है। तो याद रखिएगा ये 2 मेजर डिफरेंसेस, पहला तो वायरॉइड जो है वो वायरस से भी छोटे, दूसरा याद रखेंगे कि इनके पास प्रोटीन की कोट नहीं होती है, और तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इनका आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा है, लो है, कम है, एक वायरस के जेनेटिक मटेरियल के वेट की तुलना में। तो मॉलिक्यूलर वेट इज लो।
कम होता है मॉलिक्यूलर वेट इनका, जेनेटिक मटेरियल का, इनके आरएनए का। ओके, तो ये है हमारी 3 मेजर डेफिनेशंस जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं बच्चों? ये प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन अब प्रोटीनिशियस आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे प्रोटीन तो अच्छा है भाई बॉडी के लिए। बिल्कुल नहीं, हर एक प्रोटीन बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ये प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इस तरह से एबनॉर्मल तरीके से फोल्ड हो जाते हैं ये प्रोटीन कि ये डिजीज कॉज करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है कई बार कि प्रायोन्स क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट है, एक ऐसे एजेंट जिनके वजह से डिजीज फैलती है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जिनसे डिजीज होती है, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स है ये, और ये बहुत साइज में छोटे होते हैं और एबनॉर्मल तरीके से फोल्डेड होते हैं। जब इनकी फोल्डिंग होती है, जब प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन जैसी प्रोसेस की मदद से, तो एबनॉर्मल तरीके की प्रोटीन्स बनते हैं इनमें। ओके, ठीक है, एबनॉर्मल प्रोटीन्स यहाँ पे बनते हैं, और जो कि फोल्डिंग जब इनकी होती है, जब ये पैकेजिंग इनकी होती है, तो एबनॉर्मल तरीके से होती है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, जो कि है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिनोमाइसीट्स। बच्चों एक्टिनोमाइसीट्स एक ऐसे तरह के बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ये बहुत सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट काम करते हैं। आप जरा कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बताइए बात जो कि एक्टिनोमाइसीट्स में देखने को मिल जाता है, फटाफट से। कहीं पर भी कुछ भी समझ में अगर नहीं आता है तो बच्चों मुझसे वो पूछ लेंगे बिना कोई झिझक के, है ना। तो बच्चों ये चीज अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एक्टिनोमाइसीट्स के क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एक ऐसे बैक्टीरिया जो कि सॉइल में पाया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो बच्चों एक्टिनोमाइसीट्स याद रखिएगा कि इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ये एक जगह क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन तक का काम कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाना, विटामिन बनाना, एमिनो एसिड्स बनाना, ये सब इसकी मदद से हो सकता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ये बहुत सारे जगह पे इसका यूज देखने को मिलता है। तो इससे क्या क्या यूज होता है प्रोडक्शन में, याद रखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स यानी कि इनसे मेडिसिन तैयार हो जाएगी, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, और साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। ओके, तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंस है जो हमें इधर देखने को मिल जाते हैं जब हम बात करते हैं एक्टिनोमाइसीट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। ठीक है, आई होप आपको सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो अमोनियम फिक्सेशन खास कर ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, अमोनियम यानी कि NH4। ठीक है, चलो अब बच्चों आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बाद में। अब बात करते हैं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको कहां से बन सकता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? जब आप शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहीं से वेरी शॉर्ट भी पूछता है। ऐसा थोड़ी ना कि वेरी शॉर्ट को कहीं और से ले आया जाता है, भाई इसी यूनिट से पूछा जा रहा है ना। तो जब हम लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो इनसे भी कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से भी छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं जो आपको डिफाइन करने को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो अब बहुत ज्यादा ना डिस्कस करते हुए हम शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, क्योंकि भाई वो हमारे पूरे पेपर का सबसे ज्यादा वेटेज गेन करता है, वहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। चलो तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। What is the difference between gram positive and gram negative bacteria? दो तरह के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम क्या है बच्चों? ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक स्टेन बनाया था, एक कलर बनाया था, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बैक्टीरिया के ऊपर इस स्टेन का कलर जा रहा है, मतलब कुछ बैक्टीरिया उनके इस स्टेन को, उनके इस बनाए गए कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने एब्जॉर्ब किया इस स्टेन को उनको नाम मिला ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने ग्राम का बनाया गया जो स्टेन है, जो कलर है, उस बैक्टीरिया ने उस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, एब्जॉर्ब हो गया। तो इसीलिए इस बैक्टीरिया का नाम पड़ा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिसने नहीं एब्जॉर्ब किया उसका नाम पड़ गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो वही पूछ रहा है कि भाई बताओ ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो बच्चों ये पर्पल अपीयरेंस देता है ग्राम स्टेनिंग के बाद में, यानी कि कैसा कलर देगा, पर्पल कलर देगा। वही अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ये कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। अब आप बोलेंगे कि ग्राम स्टेनिंग में रेड कलर कहाँ से आ गया, तो बच्चों याद रखिएगा कि ग्राम स्टेनिंग जब की जाती है तो इसमें दो तरह के कलर्स जो है वो दिए जाते हैं। एक तो पर्पल कलर दिया जाता है और उसके बाद उसी के ऊपर डाल दिया जाता है यहाँ पे सैफरनिन, जो कि रेड कलर का होता है। अब अगर यहाँ पे ग्राम का बनाया गया स्टेन जो कि पर्पल कलर या कह लो डार्क वॉयलेट कलर का है, अगर वो कलर आएगा तो स्टेन आपको बैक्टीरिया का जो शेप है अलग अलग, उनमें आपको अलग कलर दिखेगा। वही अगर जो ग्राम का बनाया गया स्टेन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उनके ऊपर वापस से स्टेनिंग की जाती है, जो कि इस बार सैफरनिन से की जाती है। सैफरनिन एक ऐसा केमिकल है बच्चों जिसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है कि नहीं। तो वो रेड कलर जब इस पे जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ग्राम नेगेटिव वाले अगर ग्राम वाला बनाया गया स्टेन नहीं एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो सैफरनिन कलर को जरूर एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसीलिए दूसरे ग्रुप वाले बैक्टीरिया आपको रेड कलर के दिखेंगे, ग्राम पॉजिटिव वाला आपको पर्पल कलर का दिखेगा। तो ये बनता है पहला डिफरेंस बच्चों एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ओके, तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि इनका पर्पल अपीयरेंस आता है ग्राम स्टेनिंग के बाद, और इनका कैसा आता है, हल्का रेडिश कलर या पिंक कलर मान लो, ये कलर आता है। दूसरा डिफरेंस देखते हैं बैक्टीरिया में। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आता क्या है, पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल दीजिए। देखो बच्चों जब भी डिफरेंस पूछे हमेशा एग्जांपल जरूर लिखा जाता है और कोशिश करना है ये एग्जांपल्स लास्ट में आप लिखें, पूरा जब ये दो कॉलम बना के अलग अलग पॉइंट्स लिखें तो ठीक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया आता है, स्टेफाइलोकोकी आता है और कुछ यहाँ पे लिस्टेरिया के स्पीशीज आते हैं। वही अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इनमें कौन आता है, इसमें स्यूडोमोनास आता है, साल्मोनेला आता है। साल्मोनेला क्या है बच्चों, ये वही बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी। तो ये अगर एक बैक्टीरिया है, साथ में स्यूडोमोनास है, तो ये ऐसे बैक्टीरियाज है जो ग्राम के स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, यानी पर्पल कलर के स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तीसरे डिफरेंस पे आते हैं, इनकी जो बैक्टीरिया की बॉडी है या जो इनकी सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल की बनती है। किस केमिकल की बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये एक बैक्टीरिया के ग्रुप में मोटा होता है, थिक होता है, और दूसरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में ये बहुत थिन होता है, पतला होता है। ओके, तो आइए देखते हैं किसमें ये थिक होता है और किसमें ये थिन होता है। तो अगर पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें ग्राम पॉजिटिव की तो इसमें एक थिक लेयर पाई जाती है, वही ग्राम नेगेटिव में बात करें तो इनमें एक थिन लेयर होती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो इनके पास लिपिड की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है ग्राम पॉजिटिव वाले में, लेकिन ग्राम नेगेटिव में एक बाहर इनके लिपिड की भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि जो सेल की मेम्ब्रेन है। अभी जो हमने पेप्टिडोग्लाइकन की बात की है तो सेल वॉल था, लेकिन सेल वॉल के अंदर क्या पड़ता है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन इनमें लिपिड की नहीं बनी होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में ये लिपिड की बनी होती है। साथ ही साथ कोई ओ स्पेसिफिक साइड चेन यहाँ नहीं है, वही ग्राम नेगेटिव में है। ओके, और लास्ट है टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड, जो कि एक इनके पूरे बॉडी में पाए जाते हैं, वो एक यहाँ पे प्रेजेंट है, और ग्राम नेगेटिव वाले में यही टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड एब्सेंट है। तो ये है मेजर डिफरेंस बच्चों एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। समझ आ गया बच्चों किस तरह से ये स्टेनिंग जो है वो होती है और कैसे ये दो अलग अलग टाइप के कलर्स लेते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये दो तरह के कलर्स जो है ये कैसे आ रहे हैं, है ना। बिल्कुल, इन सब क्लास से अच्छे नंबर बिल्कुल आ जाएंगे। इसका जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा डीएनएस एजुकेयर ऐप पर। तो फटाफट से जो भी यहाँ सिर्फ लाइव क्लासेस करने आए डीएनएस यूजी क्लासेस पे, वो जाइए प्ले स्टोर से और डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करेगा। ये क्लास करने के बाद वहां पे आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक सेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन, जो आपको रेड कलर के बॉक्स में दिखेगा। उस बॉक्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग अलग सेमेस्टर कोर्सेज की पीडीएफ दिख जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स आपको क्लिक करना है, वहां पे बॉटनी में जाके आपको डाउनलोड अपने वीडियो का व्यू पीडीएफ करके ऑप्शन आएगा, उसको व्यू करना है तो आपके सामने वो पीडीएफ खुल जाएगा, वही पीडीएफ जो यहाँ पे मैं आज पढ़ा रही हूँ। तो ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा डीएनएस एजुकेयर ऐप पर। इसके लिए आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप करना है, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, इससे आपको ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगा।
कुछ इस पे है, कुछ उस पे है बच्चों। इसके पीछे रीजन है कि कुछ वीडियोस मेरे इस चैनल पे है, कुछ वीडियोस आपको डीएनएस चैनल पर भी मिल जाएंगे, यानी डे नाइट स्टडी चैनल पे, बाकी यूजी क्लासेस पे। तो इसके पीछे रीजन ये है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप सभी जो है वो यहाँ पे अब एंट्रेंस एग्जाम देकर आए, तो कुछ ऑडियंस हमारी वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की वजह से डीएनएस चैनल पे है, बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो डीएनएस यूजी क्लासेस पे हैं, लेकिन सब बच्चे इस चैनल को नहीं जानते हैं। इसीलिए एक लिंक बनाया गया है कि वहां भी वीडियोस दी गई है, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हमारा ये सेकंड चैनल भी है जहाँ पे हम बेसिकली सेमेस्टर क्लासेस चलाते हैं। तो जो भी सेमेस्टर क्लासेस करना चाहते हैं वो इसके साथ ज्यादा टच में रहेंगे, डीएनएस यूजी क्लासेस वाले चैनल के साथ में। इसी पर मेन वीडियोस आपको, लाइव क्लासेस सब इसी पर मिलेगी। ओके, कंफ्यूजन क्लियर हो गई फ्रेंड्स? ओके, यूनिट फर्स्ट का बच्चों यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, उसकी क्लासेस मैंने ली भी थी, आप जाके चैनल पे विजिट करिए, लाइव सेक्शन में जाके देखेंगे तो आएगा। यूनिट फर्स्ट का मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये हो गया बच्चों हम लोग का कि ये किस तरह से यहाँ पे ये डिफरेंसेस है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में। इसी में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैसे पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है कितनी थिक है, वही इनमें देखो कितनी थिन है, इनमें लिपोटिकोइक एसिड ये सब नहीं है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये है। अब टिकोइक एसिड अगर प्रेजेंट है तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा, नहीं है तो नेगेटिव होगा। लेकिन बाकी चीज में याद रखिएगा कि लिपिड की मेम्ब्रेन या ओ स्पेसिफिक साइड चेन ये पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होता है, ये नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। हालांकि अगर मोटे थिक लेयर की बात करें या वॉल की बात करें तो सेल वॉल थिक ग्राम पॉजिटिव में होता है और पतला लेयर इसमें पाया जाता है ग्राम नेगेटिव में। ओके, तो इस तरह से बच्चों आपको ये डिफरेंसेस जानने थे। आई होप आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ढंग से क्लियर हो गया होगा। इसमें दो तरह के स्टेन्स यूज हो रहे हैं, एक आपका ग्राम का स्टेन यूज हो रहा है जो कि पर्पल कलर का है या वायलेट कलर का है, और दूसरा स्टेन यूज होता है सैफ्रोनिन। इसको काउंटर स्टेनिंग की जाती है, यानी एक स्टेन डालने के बाद दूसरी स्टेन डाली जाती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया पहले स्टेन को ना एब्जॉर्ब करके सेकंड वाले स्टेन जो कि सैफ्रोनिन है उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव का कलर आता है पिंक या रेड और ग्राम पॉजिटिव का कलर आता है पर्पल या वायलेट। आई थिंक अब ये क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे हम देखें या शॉर्ट में भी ये पूछ सकता है। ओके, तो जैसे पूछ देगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन T4 फेज एंड लैम्डा फेज। अब ये फेज क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, फेज क्या होता है। तो बच्चों फेज का मतलब होता है वायरस। ओके, तो फेज याद रखिएगा वायरस होता है। अब वायरस की दो कैटेगरीज हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको कोर्स में भी ये रहता है आपके, इसमें एक होता है यहाँ पे T4 फेज और दूसरा होता है यहाँ पे लैम्डा फेज। ये दो तरह के वायरस हैं, T4 फेज और लैम्डा फेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई T4 फेज के बारे में बताओ और साथ ही साथ लैम्डा फेज के बारे में बताओ। अब आपने एक वायरस पढ़ा होगा बच्चों लोअर क्लासेस में, बैक्टीरियोफेज। याद करो, उस बैक्टीरियोफेज में भी फेज वर्ड आता है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में बैक्टीरियोफेज पे भी लिखने को बोलता है, तो कई बार बच्चे इधर गलती ये करते हैं कि वो बैक्टीरियोफेज को समझते हैं कि ये बैक्टीरिया है, बट ये एक्चुअल में क्या होता है, एक वायरस होता है, बिकॉज फेज का मतलब होता है वायरस। हालांकि ये जो वायरस है ये किसको इन्फेक्ट करता है, किसमें डिजीज कॉज करता है, बैक्टीरिया की बॉडी में, इसीलिए इसका नाम पड़ता है बैक्टीरियोफेज। अब ये फेज पार्टिकल्स सिर्फ बैक्टीरियोफेज ना होके T4 फेज होता है, लैम्डा फेज होता है, तो बहुत सारे नाम है। ओके, लेकिन सारे वायरस मिलकर इन्फेक्ट किसको करते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी को। और इनमें से एक ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत कॉमन है और वो है बच्चों ई कोलाई। क्या है, ई कोलाई। ये बैक्टीरिया का नाम है बच्चों। आइए एक एक के बारे में फटाफट जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं T4 फेज। तो अगर पूछेगा T4 फेज है क्या, तो सबसे पहले तो आपके आंसर में ये जानना चाहिए कि T4 फेज भाई एक वायरस है ना। फेज का मतलब वायरस है, इसको दिमाग में बैठा लो। तो ये क्या है, T4 फेज एक वायरस है जो कि किसको इन्फेक्ट कर रहा है बच्चों, देखो ई कोलाई को, यानी कि एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और ये किस फैमिली में आता है, मायोविरिडी फैमिली में आता है, जो कि वायरस की एक फैमिली है। ठीक है, और इसकी सब फैमिली होती है टेवन विरिडी। उसी के साथ अगर हम बात करें तो ये एक वायरलेंट फेज है, यानी एक ऐसा फेज है जो बहुत तेजी से डिजीज कॉज करता है और दो इसकी साइकिल चलती है। वायरस को भी रेप्लिकेट होने के लिए या अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए दो तरह की साइकिल चलानी पड़ती है। उसमें एक साइकिल आता है लिटिक साइकिल, एक आता है लाइसोजेनिक साइकिल। बने रहेगा इस सेशन में, क्योंकि आगे हम लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल भी पढ़ेंगे जो आपको लॉन्ग आंसर में आता है और इसके हाई चांसेस है आने के। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरियोफेज है, T4 फेज है, लैम्डा फेज है। हालांकि इस क्वेश्चन में हम T4 लैम्डा फेज के बारे में बात करें, जिसमें
सबसे पहले T4 की बात हो रही है। तो T4 फेज इकोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है ये वायरस, इस फैमिली और इस सब फैमिली में आता है और ये बहुत तेजी से अपनी मल्टीप्लाई करता है अपनी बॉडी को। वायरस को मल्टीप्लाई होने में समय लगता है? बिल्कुल नहीं। कोरोना वायरस था, सोचिए कितना बड़ा पैंडेमिक हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, ये इतनी तेजी से फैला कि एक कंट्री से चलकर इतना दूर आ गया। तो वायरस को मल्टीप्लाई होने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो वही कह रहा है कि वायरल फेज है जो रेप्लिकेट करता है एक साइकिल की मदद से, जिसको लिटिक साइकिल कहते हैं। क्या है ये लिटिक साइकिल, ये हम अभी सेशन में आगे देखेंगे। अभी बस इतना दिमाग में रखे रहो कि भाई एक साइकिल है लिटिक साइकिल, जिसके जरिए ये अपना रिप्रोडक्शन करता है या अपनी जैसी ढेर सारी कॉपी बनाता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। और इन्फेक्शन के बाद ये जो फेज है ये क्या करता है, बैक्टीरिया की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। सपोज करो जैसे एक T4 फेज है, ठीक है, तो ये देखो एक T4 फेज है, बैक्टीरिया फेज जैसा दिख रहा है ना। हालांकि बैक्टीरियो फेज में क्या होता है बच्चों, बैक्टीरियो फेज जब आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि उसकी ऐसी बॉडी है, इसमें ऐसे कॉलर है और ये शीथ है और यहाँ से टेल फाइबर्स निकलते हैं। यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ देखो इसके इस कॉलर ये वाले रीजन से ही क्या हो रहा है, इसके फाइबर्स निकल रहे हैं। ये फाइबर्स की मदद से करता है क्या, ये जो वायरस है, सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की बॉडी में क्या करेगा, ये अपने फाइबर्स को ऐसे इंसर्ट करता है और इन्फेक्शन कराता है बैक्टीरिया की बॉडी में। तो ये इसका काम ही है बैक्टीरिया की बॉडी को इन्फेक्ट करना, उसमें डिजीज फैलाना। तो वही है यहाँ पे भी करता है। अब इसके नीचे ऐसे जैसे बैक्टीरिया की बॉडी है, तो ये इन फाइबर्स के जरिए क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो आरएनए हो, उसको क्या करेगा, एक डीएनए पूरी तरह से एक बैक्टीरिया की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देगा, उसकी बॉडी में डाल देगा। अब होगा क्या कि जैसे जैसे इसका ये तो इसका मटेरियल है ना, देखो बच्चों इतना दिमाग में बैठा लो, इन्फेक्शन का मतलब होता है जब एक दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वायरस ही क्यों ना हो, वो जब अपना जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में डाल दे। अब हमारी बॉडी यहाँ पे बेवकूफी कर जाती है, इसको पता ही नहीं होता है, ये पहचान ही नहीं पाती हमारी बॉडी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है और एक फॉरेन पार्टिकल या वायरस या बैक्टीरिया की बॉडी का जेनेटिक मटेरियल क्या है। अब ऐसे में क्या होता है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया या किसी और माइक्रोब का जेनेटिक मटेरियल बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली हमारी बॉडी में रह क्या जाता है, उनका डीएनए। अब ऐसे में क्या होगा, उन्हीं की बॉडी न बनेगी हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी में हो जाता है डिजीज। तो इसीलिए माना जाता है कि इन्फेक्शन का मतलब और कुछ नहीं है, जेनेटिक मटेरियल जो उस बैक्टीरिया या वायरस की बॉडी का, उसको अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देना। तो वैसे ही अगर T4 पेज है तो ये क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर पे आते हैं, पहले यहाँ पे रहते हैं। तो एक T4 बैक्टीरियोफेज की बात करें, T4 फेज बोलो या बैक्टीरियोफेज बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो फेज यानी बैक्टीरियोफेज का ही छोटा वर्जन है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो एक T4 बैक्टीरियोफेज जो है, इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, याद रखना इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो कि करीब करीब 169 किलो बेस पेयर का लंबा होता है, इसमें 289 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका जो जीनोम है, यानी कि जो इसका पूरा डीएनए है, इसका पूरा डीएनए जो इसकी बॉडी में है, वो यहाँ पे यूकैरियोटिक के जैसे ही होता है, उसमें इंट्रॉन्स एक्सॉन्स पाए जाते हैं। ओके, T4 बैक्टीरियोफेज में 3 जीन है जो अलग अलग वायरस के प्रोटीन्स बनाते हैं। और T4 बैक्टीरियोफेज जो है वो एक बड़ा वायरस होता है, जिसकी यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो इसकी साइज 90 nm की है और जो लंबाई की बात करें तो वो 200 नैनोमीटर की है। ओके, अब ये जो टेल पोर्शन है, देखो असली रोल किसका है इस पूरे बैक्टीरिया की बॉडी में, इस पूरे T4 बैक्टीरियोफेज की बॉडी में, बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरियोफेज यानी वायरस। ओके, तो ये जो पूरा वायरस पार्टिकल है, जो जिसको हम T4 फेज बोल रहे हैं या T4 बैक्टीरियोफेज बोल रहे हैं, ये अपने टेल फाइबर की मदद से, ये जो आपको साइड में दिख रहा है, ये क्या करता है, ये हॉलो होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, यानी ये मूवमेंट करता है। और ये क्या करेगा, अटैचमेंट के टाइम पे बैक्टीरियल सेल से जब ये जुड़ेगा तो ये तुरंत क्या करता है, क्या इन्फेक्ट करेगा, अपना न्यूक्लिक एसिड। अब जरा बताइए बच्चों, न्यूक्लिक एसिड और डीएनए अलग अलग होता है क्या? चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, डीएनए और न्यूक्लिक एसिड अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल, डेली क्लासेस रहेगी बच्चों यूट्यूब पे। ओके, चलो फटाफट मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि भाई यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ कि एक मैंने अभी तक बताया कि इन्फेक्शन का मतलब जब एक वायरस पार्टिकल अपना जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ लिख रहा है कि ये इंजेक्ट क्या कर रहा है, वायरस इंजेक्ट क्या कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड इंट्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया की बॉडी में। तो ये दो अलग अलग बातें हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड और डीएनए अलग होता है क्या? फटाफट कॉमेंट करो जल्दी जल्दी।
ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं। ओके, किशन बोला न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। अभिनंदन तिवारी मैम, डीडी यूनिवर्सिटी में आओगी क्या? बता दीजिए प्लीज। देखिए अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है बेटा, ठीक है, अगर रहेगा ऐसा कुछ तो बताया जाएगा आपको कि कौन 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 से टीचर्स, कौन से मेंटोर्स आपसे मिलने आएंगे, है ना। अभी पढ़ लो। ओके। ओके, तो मतलब मैक्सिमम बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, अलग नहीं है। मतलब कि न्यूक्लिक एसिड मैं बोलूं या मैं बोलूं डीएनए या मैं बोलूं आरएनए, दोनों में ही तो एनए है, और एनए का मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल, तो इन्फेक्शन के दौरान यही होता है, एक जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया की बॉडी में। अब यहाँ पे जो टेल है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, एक वायरस को एक बैक्टीरिया की बॉडी से जुड़ने में, अटैच करने में मदद करते हैं। हेड जो है ये आइकोसाहेड्रल है, ठीक है, जो आपको पॉलीगोनल शेप का दिख रहा है, और उसमें स्पाइक्स पाए जाते हैं। जैसे कि कोरोना का जब डायग्राम आता था या जो टीवी में जब न्यूज आता था तो उसमें दिखता था ना कि ऐसे कांटेदार स्ट्रक्चर उसकी बॉडी पे निकले रहते हैं, तो वैसे स्पाइक्स इसकी भी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया बच्चों T4 फेज, था ना आसान। अब दूसरी बात करते हैं लैम्डा फेज की। फेज यानी अगेन बैक्टीरियोफेज ही है, तो बैक्टीरियोफेज के देखो दो टाइप हम समझ चुके। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया कि क्वेश्चन देखो इस तरह से ना पूछ के कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन T4 फेज एंड लैम्डा फेज, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि भाई बताओ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज, तब भी हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि बैक्टीरियोफेज के हमने इस यूनिट में दो ही टाइप पढ़े, T4 फेज और लैम्डा फेज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं भाई लैम्डा फेज कैसा होता है। तो लैम्डा फेज की बात करें तो ये भी एक बैक्टीरियोफेज है, ये भी किसको इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को ही करेगा। बैक्टीरिया की बॉडी का नाम क्या होगा, इकोलाई ही होगा, राइट। अदर नेम्स अगर बात करें इस वायरस की तो इसको इश्चेरिचिया फेज लैम्डा, कोलाई फेज लैम्डा, या इश्चेरिचिया वायरस लैम्डा, ये इतने अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपको घर में चिंटू पिंटू रिंकी बोला जाता है ना, तो ऐसे ही समझ लो कि इसके भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। हालांकि लैम्डा फेज बढ़िया से दिमाग में रखिएगा, कहीं पर भी लैम्डा वर्ड मिल गया मतलब समझ लो लैम्डा फेज या लैम्डा बैक्टीरियोफेज की बात हो रही है। आगे बात करें तो ये एक टेम्परेट फेज है जो कि रेप्लिकेट करता है लाइसोजेनिक साइकिल की तरह से। देखो एक डिफरेंस आ गया, जब हमने T4 फेज पढ़ा तो याद करो उसमें लिखा था कि लिटिक साइकिल के माध्यम से रेप्लिकेशन होता है, यहाँ लिखकर आ रहा है कि लाइसोजेनिक साइकिल के माध्यम से ये रेप्लिकेट करता है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, दोनों अपनी बॉडी को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन साइकिल अलग अलग चला रहे हैं जिसके जरिए डिवाइड करेंगे। तो लाइसोजेनिक मोड के दौरान लैम्डा फेज जो है ये पहले तो एक प्रोफेज के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, प्रोफेज के फॉर्म में, एक बैक्टीरिया की बॉडी में। मतलब समझ लो ये छुप कर बैक्टीरिया की बॉडी में चला जाता है। T4 फेज का क्या था कि जैसे ही वो अपने टेल फाइबर्स को बैक्टीरिया में डाल रहा था, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की बॉडी में गया, वो बैक्टीरिया की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, मतलब बैक्टीरिया की बॉडी खत्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो लैम्डा फेज है ये क्या कर रहा है, जब बैक्टीरिया की बॉडी में अपना जेनेटिक मटेरियल डाल रहा है तो उसके बाद में ये थोड़ा सा बहरूपिया की तरह काम कर रहा है, मतलब पहचानने में नहीं देगा बैक्टीरिया को कि मैं एंटर कर चुका हूँ बॉडी में। तो ये क्या करेगा, छुप कर रहता है, मतलब डिजीज नहीं कॉज करता है तुरंत। तो जब डिजीज ये नहीं कॉज करता है ये वायरस, तब इसका नाम होता है प्रोफेज। प्रो का मतलब प्राइमरी, एक ऐसा फेज, एक ऐसा वायरस जो अभी अपने शुरुआती स्टेज में, तो तुरंत ये इन्फेक्शन नहीं करता है, तुरंत ये बैक्टीरिया की डेथ नहीं करता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल की खासियत भी होती है कि अगर इस साइकिल से कोई वायरस मल्टीप्लाई करता है तो उसकी खासियत ये होती है कि वो तुरंत उस बैक्टीरिया हो या ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, किसी भी बॉडी में अगर वो गया वायरस तो वो तुरंत डेथ नहीं कराएगा, वो कुछ समय लेगा, क्योंकि वो जिस स्टेज में रहता है शुरुआत में उसको बोलते हैं प्रोफेज। ओके, तो ये बैक्टीरिया की बॉडी में जाता है, देखो लिखा है साफ साफ, विदाउट हार्मिंग, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है शुरुआत में ये लैम्डा फेज। तो इसको आगे चल के क्या करना पड़ता है, लिटिक साइकिल में भी इसको भी जाना होगा। जब जैसे ही लिटिक साइकिल में आएगा क्या करेगा, लिसिस करेगा। लिटिक साइकिल याद रखो लिसिस से, लिटिक साइकिल में याद रखो एक टर्म है लिसिस, इसी से तो बना है। लिसिस का मतलब ये होता है फट जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, टूट जाना। तो यहाँ लिसिस ही हो रहा है, जब भी ये वायरस बॉडी किसी को भी इन्फेक्ट करेगा ये उस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पहले तो लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो करता है जिसकी वजह से वो जो भी बॉडी में जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं करेगा। जैसे लेकिन आगे लिटिक साइकिल चलेगी तुरंत ये लैम्डा फेज जो है, हेड इसका डू नॉट हैव स्पाइक्स, इसके हेड में स्पाइक्स नहीं है। देखो तीसरा डिफरेंस, इसके हेड में स्पाइक नहीं है, T4 फेज में उसके हेड पे स्पाइक्स थे, ठीक है। जैसे आप लोग स्पाइक्स बनाते थे, पहले फैशन चलता था जिसमें लड़के लोग क्या करते थे, उन्हें बालों से पूरे तरह से स्पाइक्स बना के, तारे जमीन पर है ना, उसमें आमिर खान रहता है ऐसे, उसका बाल ऐसे खड़ा रहता है, तो स्पाइक्स मतलब ऐसे खड़े खड़े स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं, है ना। तो इसमें स्पाइक्स नहीं पाए जाते। लेंथ जो है फाइब्रस टेल का वो यहाँ पे वायरस में 145 नैनोमीटर का है।
हालांकि आपको यहाँ लेंथ वगैरह बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा फेज का जो टेल है ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। देखो नेक्स्ट डिफरेंस मिल गया कि भाई लैम्डा फेज जो है इसका टेल कैसा है, मूवमेंट नहीं करता है उतना, लेकिन उसका T4 फेज का कॉन्ट्रेक्टाइल था, ठीक है। इसके पास बेस प्लेट भी नहीं होता है। ये जो वायरस था इसको डिस्कवर किसने किया था, यहाँ पे ईस्थर लेडरबर्ग ने किया था 1950 में। तो याद रखना बच्चों, ये है लैम्डा वेज की प्रॉपर्टीज। ओके, अभी जो न्यू बच्चे हैं उनको बता दूं भाई, आपको भी ये पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इसीलिए परेशान रहते हैं, कमेंट्स भी बाद में लाइव क्लासेस मेरे यही आते हैं, मैम इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो भाई बता दे दूं, डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलेगा, फ्री मटेरियल सेक्शन में, कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना है, फ्री में आपके पास ही पीडीएफ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन T4 और लैम्डा फेज। अभी तो हमने जो काउंट किया उसमें मैंने डिफरेंस बताया कि भाई T4 फेज कैसे अलग है, लैम्डा फेज कैसे अलग है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी तो है, आखिर एक ही बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज के ग्रुप में आता है, तो कुछ सिमिलैरिटी भी मिलेगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि क्या सिमिलर है T4 और लैम्डा फेज में। बच्चों आप ये जैसे ही आप ये यूनिट का पूरा सीरीज देखेंगे ना, आपको ये इसमें का हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आएगा, इतना टफ नहीं है ना, और टफ है भी तो हम उसको आसान करेंगे। तो T4 और लैम्डा फेज की बात करें तो दोनों ही कैसे हैं, वायरस हैं, दोनों ही किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये तो पहला यहाँ पे क्या हो गया, सिमिलरिटी हो गई, दोनों में एक जैसी चीज है, दोनों ही वायरस है, दोनों बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तीसरा है दोनों किस तरह के बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, कोलाई यानी कि ई कोलाई, ईस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया को दोनों इन्फेक्ट करते हैं। तीसरा यहाँ पे सिमिलैरिटी है, दोनों के पास कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी है, यानी कि इनका जो बाहरी ढांचा है, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, देखने में कैसे हैं, दोनों का बाहरी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है, हेड से लेके टेल तक। दोनों का जो हेड है वो आइकोसाहेड्रल है ना, पॉलीगोनल है शेप। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों में पाए जाते हैं इस वायरस में, T4 में भी लैम्डा में भी। पांचवा डिफरेंस है, मॉडर्न सिस्टम क्लोनिंग वेक्टर में ये इनका इस्तेमाल बहुत होता है। देखो मैंने शुरू में बताया था बच्चों, क्योंकि इनके पास सर्कुलर डीएनए है तो इनका इस्तेमाल जो है क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर किया जाता है। इनके डीएनए का इस्तेमाल दूसरे बॉडी के या दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ जोड़कर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने के काम आता है। तो वेक्टर का काम होता है ट्रांसफर करना डीएनए को, उसमें इसका यूज बहुत किया जाता है इन पेजेस का। तो ये हो गई बात सिमिलैरिटी, क्या सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन T4 एंड लैम्डा फेज, मतलब अलग क्या है, दोनों कैसे अलग है। अभी अभी सारे डिफरेंसेस बताए मैंने, पॉइंट आउट किया था। देखो सबसे पहले एक तो T4 फेज कौन से मेथड से अपनी साइकिल चलाएगा, लीटिक साइकिल से, है ना। वही यहाँ पे लैम्डा फेज जो है वो किससे चलाएगा, पहले तो इसमें आएगा रेप्लिकेट करेगा लाइसोजेनिक, मेन इसकी लाइसोजेनिक साइकिल है। तो पहला डिफरेंस हो गया, एक लेटिक साइकिल से T4 और लैम्डा लाइसोजेनिक साइकिल से रेप्लिकेट करता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आगे देखा जाए तो T4 फेज जो है वो किस फैमिली में आता है, मायोविरिडी में आता है। लैम्डा फेज किस फैमिली में आता है, साइफोविरिडी फैमिली में आता है। दोनों की फैमिली भी अलग है, दोनों अलग अलग घर से आ रहे हैं, है ना। वही देखा जाए तो T4 फेज जो है उसके पास टेल कैसा है, कॉन्ट्रेक्टाइल है, मूवमेंट करने वाला है ना। लेकिन लैम्डा फेज का कैसा है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं एक T4 और लैम्डा फेज में। तो कभी भी आपको एक नहीं पूछेगा, अगर पूछना रहेगा तो दोनों को साथ में पूछेगा, लॉन्ग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी। ओके, हो आगे बढ़ा जाए। तो ये हो गए इतने क्वेश्चंस भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सीरीज में और बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और अब क्वेश्चन पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स, किस पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दिया है, दो टॉपिक पे पूछा है। पहला है माइकोप्लाज्मा और दूसरा है यहाँ पे फाइटोप्लाज्मा। दोनों के बारे में जान लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज के इस लाइव सीरीज में, और वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भाई, क्योंकि असली मार्क्स तो वहीं से उठते हैं। हालांकि इनका भी अपना रोल है, पता चला सिर्फ अगर आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करके आएंगे तो पास होने भर का मार्क्स आएगा, है ना। तो उसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सबका अपना अहम रोल है। हालांकि मैं कहूंगी सबसे बड़ा रोल किसका है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का ही, भाई वो आना जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद हम उसकी बात करेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो शॉर्ट नोट्स किस पे देखने को बोला है, माइकोप्लाज्मा पे और फाइटोप्लाज्मा पे। जानते हैं दोनों है क्या। माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ये बैक्टीरिया है जिनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता, पहला डिफरेंस, ठीक है। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता, डू नॉट हैव सेल वॉल, बैक्टीरिया ही है लेकिन सेल वॉल नहीं है। इन माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पीपीएलओ भी पूछ देता है कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। तो याद रखो माइकोप्लाज्मा का ये दूसरा नाम है, क्या है,
प्लूरो निमोनिया लाइफ ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओज भी इसको बोलते हैं, कई बार इनको एमएलओज भी बोलते हैं। देखो एक और नाम याद आ गया मुझे, क्या बोलते हैं इनको, एमएलओज। एमएलओज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एमएलओज का मतलब है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा जैसे। ओके, तो इन ऑर्गेनिजम्स की सबसे पहले खास बात क्या थी, इस बैक्टीरिया में सेल वॉल ही नहीं है। हालांकि हम जानते हैं मेन बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी तो खास बात ही होती है, उनके पास वॉल होती है, सेल वॉल, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल से बनती है ना। नेक्स्ट है, दे हैव वेरी स्मॉल बैक्टीरिया, ये देखो बहुत साइज में छोटे होते हैं, 150 से लेकर 250 नैनोमीटर तक की साइज में पाए जाते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जो अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, कौन, माइकोप्लाज्मा। हालांकि इनसे भी छोटे वायरस हैं, लेकिन बैक्टीरिया में पूछ रहा है सबसे छोटे कौन है, तो ये माइकोप्लाज्मा होते हैं, सबसे छोटे होते हैं साइज में। ये प्लूरोमॉर्फिक होते हैं शेप में। प्लूरोमॉर्फिक क्या होता है बच्चों, फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ, प्लूरोमॉर्फिक क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे, प्लूरोमॉर्फिक जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं बच्चों, सबसे छोटे बैक्टीरिया हैं और ये शेप में देखा जाए तो प्लूरोमॉर्फिक है, और इनके पास डीएनए आरएनए दोनों होता है एक जेनेटिक मटेरियल के तौर पर। तो ये एक खास फीचर है माइकोप्लाज्मा की, बैक्टीरिया जैसे ही है लेकिन सेल वॉल नहीं है, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, डिजीज भी कॉज करते हैं, और साथ ही साथ इनकी साइज बहुत छोटी है और अलग अलग शेप और साइज में पाए जाते हैं। प्लूरोमॉर्फिक का मतलब क्या है बच्चों, देखो तो किसका आंसर आया, प्लूरोमॉर्फिक क्या होता है भाई, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। डिफरेंट इन शेप, बिल्कुल सही खुशी शुक्ला, गुड। डिफरेंट इन शेप, प्लूरो मतलब ढेर सारे, मॉर्फिक यानी बाहरी ढांचा, मॉर्फोलॉजी से मॉर्फिक वर्ड आया है, तो इनका बाहरी ढांचा अलग अलग शेप और साइज में पाया जाता है, तो माना जाता है प्लूरोमॉर्फिक है। ओके, तो ये हो गया माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा क्या है बच्चों, ये सबसे छोटे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी अगेन ये बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं, छोटे होते हैं, और इनकी साइज 200 से लेके 800 नैनोमीटर तक की है, मतलब फिर भी देखा जाए तो माइकोप्लाज्मा की तुलना में साइज में छोटे होते हैं। ओके, और ये प्लूरोमॉर्फिक है, ये भी मतलब कुछ सिमिलरिटी भी देखने को मिल रही है, ये भी अलग अलग साइज और शेप में पाए जाते हैं। हालांकि इनके पास सेल वॉल है लेकिन बहुत रिजिड यानी बहुत कठोर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक। और एक ट्रिपल लेयर का लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है, यानी इनकी सेल मेम्ब्रेन में लिपोप्रोटीन पाई जाती है जो कि 3 लेयर की बनी होती है, ठीक। और दे जनरली एग्जिस्ट इन ओवॉइड फॉर्म, यानी ओवल शेप में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में देखा जाए तो ये बहुत कम केसेस में पाए जाते हैं, और इनके पास भी डीएनए आरएनए दोनों है, तो मतलब कुछ सेम भी मिल रहा है ना, माइकोप्लाज्मा में डीएनए आरएनए था, इनमें भी डीएनए आरएनए, ये भी प्लूरोमॉर्फिक, ये भी प्लूरोमॉर्फिक है ना। तो इनके सबसे माना जाता है कि इनके जीनोम यानी इनका पूरा जेनेटिक मटेरियल सबसे छोटा है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, अब आ जाते हैं बच्चों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे, बहुत ध्यान से उसको समझना और पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद तो बस पीडीएफ एक बार पढ़ोगे सब याद रहेगा, लेकिन रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर करना, सिर्फ पढ़ के मत जाना इसको कि एक बार मैम की बस क्लासेस देख ली अब सब दिमाग में फीड हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ा एक दो बार उसको पढ़ना भी पड़ता है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, अगर पहले क्लासेस मेरी अटेंड की है, सब कुछ देखा है, तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो माना जाता है काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है। शिवांश पांडे हेलो, बिल्कुल डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम में भी, डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम देखो वाइवा फ्लो में निकल रहा है, डीडीयू का भी जो सेमेस्टर एग्जाम्स है, बाकी और कितने भी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स है, सभी के लिए हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चंस करा रहे हैं। अभी आज जैसे थियरी क्वेश्चन हो रहा है वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग वाला, उसके बाद देखिएगा आपके लिए एमसीक्यू सीरीज भी आएगी यूनिट वाइज, तो डबल ऑफर है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, चाहे आपकी यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रहा है या थियोरी पूछ रहा हो, दोनों आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। देखो अभिनंदन, अगर आपका पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में आएगा, आपके प्रोफेसर वगैरह ने कहा होगा अगर कि एमसीक्यूज है, ठीक है, तो वहां पे आपको कई बार शीट में आपको आ जाता है, हालांकि पूरा पेपर अगर एमसीक्यू होगा तो ओएमआर शीट्स भी मिल सकती है, इसके लिए आप अपने पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जरूर कंफर्म करिए। ओके ओके, आ जाते हैं। देखो भाई मेरी तरफ से मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ, कंटेंट, जो भी आपको पढ़ाना है वो होगा, बाकी जो इन्फॉर्मेशन रही बात कब एग्जाम होगा, कौन सा पेपर में होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको अभिमान सर से मिल जाएगी, बाकी आप अपनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये फटाफट देखेंगे।
तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें कोई मियोसिस वगैरह नहीं होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, उनको मियोसिस कहते हैं। यहाँ मियोसिस नहीं होता है, ना तो गैमेट फॉर्मेशन होता है ना तो जाइगोट बनता है, ठीक है। इंस्टेड यहाँ पे सब क्या होता है, बस जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया की बॉडी से दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में चला जाएगा, बस हो गया, इसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे गैमेट बना, फिर गैमेट फ्यूज किया, जाइगोट बना, फिर मियोसिस हुआ। हम मानते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हम यही समझते हैं भाई दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स हैं, एक मेल एक फीमेल है, दोनों की बॉडी में गैमेट बनेगा, दोनों का गैमेट साथ आएगा, फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा और उससे एक न्यू बॉडी बनेगी, उसी बीच में एक मियोसिस होगा जिससे क्रोमोसोम वापस आधे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है बैक्टीरिया की बॉडी में, फिर भी इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो एक बैक्टीरिया की बॉडी से निकलकर दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूछ देगा हाउ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स इन द बैक्टीरिया, बस ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, भाई आप गुम हो गए। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, मैम ने तो रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। अरे तो भाई याद रखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, डीएनए, जेनेटिक मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, डीएनए, रिकम्बाइन मतलब साथ आना। तो जब दो अलग अलग बैक्टीरिया का डीएनए साथ आ रहा है या एक ही जगह आ रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो हुआ। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नाम से भी क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन डिटेल इन बैक्टीरिया, तो याद रखना, या उसको पैरासेक्सुअलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये तीन तरीके से हो सकता है, तीनों में से किसी भी तरीके से बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। क्या है ये तीन तरीके, फटाफट देख लो। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन और तीसरा है कॉन्जुगेशन। मुझे आज भी याद है जब एमएससी में कर रही थी तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आया था, ठीक है। तो इसमें याद रखना माइक्रोबायोलॉजी में आया था, उस समय हमारा एक पेपर होता था एमएससी में माइक्रोबायोलॉजी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उसमें पूरा बैक्टीरिया वायरस ये सब पढ़ना होता है, पूरा पेपर ही वही था। तो याद रखना बच्चों ये तीन तरीके से होता है, अब इन तीनों का नाम याद हो, ये नहीं कि एग्जाम देने बैठे तो नाम भूल गया। तो एक है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसडक्शन, तीसरा है कॉन्जुगेशन। एक एक करके तीनों को देखेंगे और डायग्राम आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहले बात करते हैं। ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल जाना, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो मैंने आप लोग को बताया था बच्चों की एक बैक्टीरिया की बॉडी में दो तरह का डीएनए होता है। एक तो ऐसा डीएनए होता है जो कि एकदम कॉइल्ड होता है, सर्कुलर, एक उलझा हुआ थ्रेड लाइक लीनियर डीएनए, सीधा डीएनए होता है, और एक होता है बॉल डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, एकदम शुरुआत में सेशन के बता दिया था। तो ये जो सर्कुलर डीएनए है यही ट्रांसफर होगा, ये वाला जो डीएनए है ना दूसरा जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है ये नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ओके। तो ये एक बॉडी है और इसका जो ये प्लाज्मिड डीएनए है जो सर्कुलर डीएनए है इसको ट्रांसफर किया जा रहा है पर्पल कलर का, और देखो ये ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियल सेल का ये प्लाज्मिड है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि ये एक दूसरा बैक्टीरियल सेल है, ये पहला बैक्टीरियल सेल है। देखो दोनों की बॉडी में सेम है, एक इसके पास भी यहाँ पे एक डीएनए है, इसके पास भी इधर डीएनए है, इसके पास भी यहाँ सर्कुलर डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए, इसके पास भी प्लाज्मिड डीएनए। होगा क्या ट्रांसफर, यहाँ पे कौन सा डीएनए ट्रांसफर होगा, ये या ये। तो बच्चों लीनियर डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है, सर्कुलर वाला डीएनए ट्रांसफर होता है। तो सर्कुलर डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा निकलकर आकर इसकी बॉडी में जुड़ जाएगा। अब इसका वो जो छोटा हिस्सा है इसको देखो ग्रीन कलर के बैंड से दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ग्रीन बैंड है, देखो पर्पल हो गया ये तो बैंड, तो ये जो ग्रीन बैंड है ये क्या होगा, इसकी बॉडी में से निकला और इस पर्पल वाले बैक्टीरिया के साथ ये जो सेकंड बैक्टीरिया है इसकी बॉडी में जाके इस तरह से अटैच हो जाएगा। हो गया, डीएनए एक बॉडी से निकला दूसरे बॉडी में गया, हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा डीएनए अब ये वैसे ही नहीं काम करेगा, क्योंकि इसके पास अब खुद का जेनेटिक मटेरियल तो है ही, लेकिन साथ साथ इस बैक्टीरिया का भी डीएनए आ गया है, तो थोड़ा अलग टाइप का प्रोटीन बनाएगा, थोड़ा अलग बिहेव करेगा, थोड़ा अलग तरह से इन्फेक्शन करेगा, ये होता है। हालांकि ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये जो डीएनए है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट होगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करने का काम करता है। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे आप छोटे थे तो प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए आपको कहा जाता था न्यूज़पेपर से फोटो वगैरह आप लेकर प्रोजेक्ट में चिपका सकते हैं। तो कैसे चिपकाते हैं भाई, उसको अगर आपके प्रोजेक्ट फाइल में लगाना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले सीजर लेते हैं, सीजर से आप क्या करें न्यूज़पेपर के उस कट को पूरी तरह से आर्टिकल को कट करते हैं, फिर ग्लू लेते हैं उसकी मदद से चिपकाते हैं। दो चीजें चाहिए ना, एक सीजर और एक ग्लू, यहाँ भी वही होता है। इसके पास एक सीजर होता है जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसकी मदद से इसका डीएनए यहाँ से कट होगा, फिर निकला, फिर इसमें जुड़ने के लिए अगेन ग्लू चाहिए जिसको डीएनए लाइगेज बोलते हैं, उसकी मदद से इसमें जुड़ जाएगा। तो देखो एंजाइम डीएनए लाइगेज की मदद से इधर जुड़ रहा है। अब एक ये जो बैक्टीरिया बना ये एक ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है, ये एक अलग बैक्टीरिया है, इसीलिए इसका नाम ही है इस प्रोसेस का ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक बैक्टीरिया जो है ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है एक दूसरे तरह के बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया जो है अपना वो छोटा अपने डीएनए का वो एक हिस्सा उसको क्या कर दे रहा है, दूसरी बॉडी के अंदर डाल दे रहा है, और इसी को ऑब्जर्व किया जाता है। डिप्लोकोकस बैक्टीरिया वगैरह में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जिसमें डीएनए का रूप ही बदल जाता है। ठीक है, आसान है ना, इतना टफ भी नहीं है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा टाइप जानते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आओ फटाफट से इसको देखते हैं। एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो ट्रांसडक्शन वाली प्रोसेस है, इसमें देखो ये जो छोटा सा दिख रहा है ये बैक्टीरियोफेज है। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये बैक्टीरियोफेज है। ये क्या कर रहा है, इसका पर्पल कलर का आपको डीएनए दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, अपना डीएनए हमारी एक बैक्टीरिया की बॉडी में डाल रहा है। भाई बैक्टीरियोफेज है तो बैक्टीरिया कोई नहीं इन्फेक्ट करेगा, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या कर रहा है, अपना पर्पल कलर का बैक्टीरिया और जो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है बैक्टीरिया का, उसको ब्लू कलर से दिखाया गया है। अब पर्पल कलर वाला बैक्टीरिया का जो पर्पल कलर का जो जेनेटिक मटेरियल है इस वायरस में, बैक्टीरियोफेज में, वो इसमें आ जा रहा है। अब आप देख रहे हैं इस डीएनए के अंदर, तो इसमें ये जो इसका पूरा सर्कुलर डीएनए था ये भी टुकड़े में हो गया, और इसका तो टुकड़े में आया ही था बैक्टीरियोफेज का डीएनए। अब ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब इससे क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा जेनेटिक मटेरियल किसका बनेगा, क्योंकि इसने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की बॉडी में डाल दिया। अब इसमें क्या होगा, पर्पल बैक्टीरिया ज्यादा बनेगा, पर्पल कलर वाला डीएनए ज्यादा बनेगा। बार बार बैक्टीरिया निकल रहा है, देखो बच्चों एकदम कंफ्यूजन मत होना, एकदम कंफ्यूज मत रहना। यहाँ पे मेरे मुंह से रह रहे के ऐसे जल्दी जल्दी में निकल जा रहा है, तो इसमें याद रखना कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट जिसको करता है वो बैक्टीरिया है। इन्फेक्शन में ट्रांसफर करता क्या है, तो वो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, वही हो रहा है। तो इस ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में होता ये है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका पर्पल कलर का जिसको इधर दिखाया गया है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें से जाके इसकी बॉडी में आ रहा है, बैक्टीरिया की बॉडी में। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो इसका ब्लू कलर का डीएनए था बैक्टीरिया का, वो छोटे छोटे हिस्से में बढ़ गया, उसको वो डिस्ट्रॉय हो गया, और अब किसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस पर्पल कलर वाले बैक्टीरिया डीएनए की, जो कि कहाँ से आया है, इस बैक्टीरियोफेज से आया। अब ये जब बढ़ेगा तो इस बैक्टीरिया की बॉडी में क्या बनने लगेगा, इसका जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है पर्पल कलर वाला जो है, तो यही तो बनेगा ना इस बैक्टीरिया की बॉडी में। तो अब आप तीसरे स्टेप में देख रहे हैं कि एक बैक्टीरिया की बॉडी तो है, लेकिन इसके अंदर देखो बैक्टीरियोफेज बन रहा है, यानी वायरस बन रहा है। अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या करेगा, ये इस पूरे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। देखो इसका सेल वॉल यहाँ से टूट गया, मतलब लिसिस हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया बैक्टीरियल सेल वॉल। अब इसमें से धीरे धीरे क्या हो रहा है, बैक्टीरियोफेज बाहर निकल रहा है। अब ये क्या करेगा, एक दूसरे फ्रेश नए एकदम ब्रांड न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार है। अब ये उसको इन्फेक्ट करेगा, फिर उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा, अगेन वो प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये काम जो है ये करता है। तो ये इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। इस दूसरे टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं, इस दूसरे टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल का, उसको दूसरे बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज की मदद से। इस प्रोसेस को कहा जाता है, इज नोन टू ऑकर इन सेवरल बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया में होता है अगेन। लेकिन देखो तीनों में एक ही चीज होगी, डीएनए ही ट्रांसफर होगा, है ना। तो वो वही चीज रही है, देखो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो सब में जेनेटिक मटेरियल जो एक बॉडी से निकलकर दूसरे में जा रहा है। हालांकि ट्रांसडक्शन में याद रखना कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये एक चीज की मदद ले रहा है, और वो किसकी मदद ले रहा है, बैक्टीरियोफेज की। क्योंकि देखो इसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल बनाया, अब ये जाएगा और दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो उसमें ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल और उसको क्या करेगा, दूसरे बैक्टीरिया की बॉडी में डाल देगा। तो ये एक मीडियम का काम कर रहा है, जहां पे ये इस वाले बैक्टीरिया से इस वाले बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो हो रहा है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे में, लेकिन किसकी मदद से हो रहा है, बैक्टीरियोफेज यानी वायरस की मदद से हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तीसरा और आखिरी टाइप देखते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है भाई, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियल सेल का ट्रांसफर किया जाता है एक दूसरे बैक्टीरियल सेल में, लेकिन दोनों का स्ट्रेन अलग है, मतलब दोनों हैं एक ही कॉलोनी में रहने वाले, लेकिन दो अलग अलग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग कास्ट के हैं, दो अलग अलग रिलीजन के हैं, है ना। तो इनमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग बैक्टीरिया है,
ठीक है। दोनों के पास में देखो यहाँ पे दोनों के पास सर्कुलर डीएनए यानी प्लाज्मिड है। अब यहाँ पे होगा क्या, एक ब्रिज बनेगी, इस ब्रिज को बोलते हैं पाइलस या पाइली। अभी देखो ये यही है वो ब्रिज। अब ये ब्रिज धीरे धीरे क्या हो रही है, देखो बन गई, ब्रिज बन गई। अब इस ब्रिज की मदद से क्या होगा, इसका जो डीएनए है वो इसकी बॉडी में चला जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, निकल कर उसके बॉडी में जा रहा है। अब देखो इसके पास तो डीएनए था ही ब्लू कलर का, लेकिन देखो अब दूसरी बॉडी में, जो कि शुरू में नहीं था इस बैक्टीरिया में, लेकिन देखो लास्ट में आ गया। तो एक ब्रिज की मदद से, एक पाइली या पाइलस की मदद से जो जेनेटिक मटेरियल है एक डीएनए का, वो दूसरे डीएनए में जाता है। अगर ये एक दूसरा स्ट्रेन है तो ये एक दूसरा स्ट्रेन बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे एक को बोल रहे हैं एफ प्लस स्ट्रेन और एक को बोल रहे हैं एफ माइनस स्ट्रेन। इसके पास क्योंकि प्लाज्मिड था, इसके पास देखो नहीं है, तो ये हो गया एफ माइनस, ये हो गया एफ प्लस। हालांकि इस एफ प्लस ने क्या किया, एक ब्रिज बना है पाइलस की मदद से, और उसकी मदद से अपना जेनेटिक मटेरियल उस दूसरे एफ माइनस वाले स्ट्रेन में भेज दिया। अब भेजने के बाद क्या होगा, इसके पास भी आ गया, तो ये भी अंत में एफ प्लस बन गया, ये भी एफ प्लस बन गया। तो दो अलग अलग स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल जब ट्रांसफर किया जाता है तो इसको बोला जाता है बच्चों कॉन्जुगेशन। समझ आया, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। बच्चों इन बिटवीन यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे, अगर आपको डिटेल में चीजों को समझना है, पढ़ना है, अगर आप सेमेस्टर कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमारा नवोद्भव बैच जो है ऑनलाइन बैच चलता है हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर, पेड कोर्स के बच्चों के लिए, तो आप भी उसके एक मेंबर बन सकते हैं। अगर आप डिटेल में हर एक यूनिट को अच्छे से लेक्चर वाइज पढ़ना चाहते हैं या इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ देख सकते हैं बीएससी मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है या एग्रीकल्चर, इन सारे कोर्सेज को हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं हमारे ऐप पर। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ डेली अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एमसी प्रैक्टिस सेट्स कराते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स आपको सिर्फ 1250 में मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा कोर्स है इसमें अगर आप ये पूरा कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो आपको ये पूरा कोर्स 1250 में मिल जाएगा। और पूरे कोर्स के अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 3 महीने का ये कोर्स है, उसी के अंदर हमने कंप्लीट करा है। हालांकि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है आप पर, अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड है तो वहां जाके वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। पूरे कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन इससे चाहिए तो आप इस कह सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल से कैसे अलग है, इसको जानते हैं फटाफट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और एक यूकैरियोटिक सेल से कैसे अलग है। ओके, आओ एक एक करके देखते हैं भाई। आई होप सबको क्लास ये एकदम बेनिफिशियल लग रही है ना बच्चों, लग रही है कि नहीं? आगे बढ़े, चलो। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है बच्चों, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि एक ऐसा सेल जिसका कैरियो यानी न्यूक्लियस होता है बच्चों। प्रो यानी प्राइमरी, कैरियो यानी न्यूक्लियस, मतलब एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से बना हुआ नहीं है, ऐसे सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें आते कौन है, इसमें बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट है। यानी प्रोकैरियोट में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस आते हैं, अगर एकदम सिंपल भाषा में कहें तो। एक प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि एक बैक्टीरिया और वायरस पार्टिकल। ओके, अब इनमें क्या होता है, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनको बोला जाता है। तो इन ऐसे प्रोकैरियोट है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस भी चलती है। क्योंकि प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया और वायरस, और ये खुद से खाना थोड़ी ना बनाते हैं। अगर ये खुद से खाना बनाने वाले होते हैं और बैक्टीरिया और वायरस, तो ये खाने के तौर पर हमारी बॉडी को या एक एनिमल बॉडी को या ह्यूमन बॉडी को थोड़ी ना जोड़ते हैं, है ना। तो ये सारे प्रोकैरियोट खाना बनाने वाले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खाना खुद से बनाते हैं, उनको साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसलिए माना जाता है कि सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोट है जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लायक होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो है वो किस किंगडम में आते हैं? मोनेरा किंगडम में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछता है प्रोकैरियोट्स किस किंगडम में आते हैं, तो एमसीक्यू वगैरह में जो लोग को आएगा उसमें पूछ सकता है। तो याद रखना प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं, ठीक है। और सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास बहुत सारे खास फीचर्स हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के सबसे पहले बात करते हैं इनके बाहरी मेम्ब्रेन से। सबसे बाहरी मेम्ब्रेन से शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये आप जब पीडीएफ लीजिएगा तो इसको पढ़िएगा, यहाँ पे सिर्फ समझना है आपको। समझने के लिए बस फोकस करिए और डायग्राम को ध्यान से देखिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए।
अब देखो अगर ये पूरे बैक्टीरिया की बात करें तो इसका सबसे बाहर का सेल वॉल देखते हैं। अब इसका सेल वॉल देखो कितना मोटा और थिक है ना। और इसका जो सेल वॉल है किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। अब इसको जो पूरा सेल है इसको 3 हिस्से में बांट दिया है, ठीक है। एक है आउटर कवरिंग, एक है सेल मेम्ब्रेन। अब आउटर कवरिंग में देखो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, इसमें यहाँ पे सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन है, बीच में सेल वॉल है और सबसे बाहर है स्लाइमी कैप्सूल, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं स्लाइमी कैप्सूल प्रोकैरियोट में। उसके बाद जाके देखो पड़ता है सेल वॉल, ठीक। और सबसे अंदर पड़ता है सेल वॉल के अंदर क्या पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन कह लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, ये पड़ता है। अब इन तीनों सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो किसका बना है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है, जो कि बहुत सारे पार्टिकल के मूवमेंट को बाहर से अंदर या अंदर से बॉडी से बाहर जाने में मदद करता है। तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन का बना है। वही सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो कैप्सूल, फिर उसके बाद सेल वॉल और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन की बनी है, ठीक है। आगे देखें तो सेल वॉल जो है थोड़ा रिजिड है, कठोर है, वो होना भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो बैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव थोड़ी ना करते, है ना। तो ये हर जगह सर्वाइव करने के लिए इनका सेल वॉल बहुत रिजिड होता है। और किस केमिकल का बना होता है, देखो ये कितनी बार मैं आज के इस लाइव क्लास में बोल चुकी हूँ, पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल का बना होता है, ठीक। अब स्लाइमी कैप्सूल की बात करें तो भाई ये सेल वॉल के सबसे बाहर पड़ रहा है ना, और ये भी रिजिड होता है और थोड़ा स्लाइमी अपीयरेंस देता है। कुछ सेल बैक्टीरिया में होता है, कुछ में नहीं भी होता है। साइटोप्लाज्म की अब बात करते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म है इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, साइटोप्लाज्म में लिपिड भी होता है, ग्लाइकोजन भी होता है और बहुत सारे आयंस और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ आरएनए वगैरह, डीएनए वगैरह भी होता है। ये क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि इनके पास तो न्यूक्लियस की बाउंड्री ही नहीं है। जब न्यूक्लियस की बाउंड्री ही नहीं होगी तो आराम से इनकी पूरी बैक्टीरिया में, बॉडी में इनकी पूरी बैक्टीरिया के ऐसे न्यूक्लियस वॉल तो है नहीं, तो पूरा डीएनए जो है वो ऐसे तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ये क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, ये देखो सर्कुलर वाले को क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। तो देखो लीनियर डीएनए भी है जिसको क्रोमोसोम लिखा है और साथ में सर्कुलर डीएनए भी है जो प्लाज्मिड का है। ये देखो फ्लैजिला है, ये देखो आपको जो दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सीलिया है। और इस पूरे डीएनए को, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन शॉर्ट में पूछता है कि न्यूक्लियोइड क्या है। तो भाई जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो और सारा अंदर का मटेरियल ऐसे खुले में इधर उधर तैर रहा हो तो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, याद रखो इसको। ये इसके खास फीचर्स हैं। अब इनके पास देखो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की तो बात हो ही गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, प्लाज्मिड। अब शुरू में पढ़ लिया प्लाज्मिड क्या है, तो अभी तो ये आसान लगेगा हमें, है ना। तो प्लाज्मिड क्या है, ये एक एक्स्ट्रा डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि एक बैक्टीरिया की बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसको प्लाज्मिड कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला एक पतली सी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर है जो कि क्या करती है, बैक्टीरिया की बॉडी को मूवमेंट कराती है। मूवमेंट यानी लोकोमोशन, इसमें ये मदद करती है। और इसके दो हिस्से होते हैं, फिलामेंट और बेसल बॉडी। फिलामेंट जो है ये सेल के बाहर निकलता है और ये फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वही हुक या बेसल बॉडी कह लो, तो ये क्या करता है, फ्लैजिला को बैक्टीरिया की बॉडी से जोड़े रखता है। नहीं तो फ्लैजिला कभी भी निकल जाएगा और बैक्टीरिया की बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए बेसल बॉडी होती है। नेक्स्ट है पाइली। बच्चों पाइली या पाइलस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में। तो पाइलस क्या होता है, ये अटैचमेंट कराता है एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से, है ना। तो पाइलस यहाँ देखो साफ लिखा हुआ है कि अटैचमेंट करता है एक बैक्टीरिया को किसी भी बॉडी से, चाहे वो दूसरा बैक्टीरिया की बॉडी हो, चाहे वो कोई फूड सरफेस हो, चाहे वो एक पत्थर ही क्यों ना हो, मतलब किसी भी सरफेस से अगर एक बैक्टीरिया को जुड़ना है तो वो पाइलस या पाइली की मदद से ही जुड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर सेक्स पिलाई भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया में होते हैं जिनकी मदद से क्या होता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ एक ही है, अपने जेनेटिक मटेरियल को अपनी बॉडी से निकालकर या अपनी बॉडी का में से कुछ हिस्से से निकालकर, कुछ पार्ट निकालकर उस जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का दूसरी बॉडी में डालना, दूसरे बैक्टीरिया में डालना, यही है इनके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये है। तो ये बच्चों खास फीचर्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, कि कैसे इनमें एक सेल वॉल है, उसके बाहर कैप्सूल है, तो सबसे बाहर कैप्सूल मिला, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा न्यूक्लियोइड है जो इनका सर्कुलर डीएनए, फ्लैजिला है, पाइलस है और साथ में न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड क्या है, एक न्यूक्लियस जो कि जिसकी बाउंड्री नहीं बनी हुई है, न्यूक्लियर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला डीएनए ऐसे खाली घूमता रहता है, इधर उधर फ्लोट करता रहता है। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो।
राधे राधे अश्विनी यादव। बिल्कुल सही प्रज्ञा, शुगर प्रोटीन पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। मैम विष्णु गौतम क्या कह रहे हैं, मैम मेरा इंटरनल एग्जाम देने से रह गई, मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो इस वक्त से इंटरनल एग्जाम नहीं दे पाया था, तो क्या मुझे इंटरनल के मार्क्स मिल जाएंगे? बच्चों इसके लिए तो आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ेगी, इसका इन्फॉर्मेशन सॉरी मैं दे नहीं पाऊंगी, ठीक है? तो आप खुद ही जाके पूछ लीजिए, कॉल करिए, बात करिए, ठीक है? क्योंकि ये उनके पूरी तरह से उनके हाथ में होता है ना? हालांकि पेपर आपको देना पड़ेगा शायद, ज्यादातर चांसेस यही है। अब यूकैरियोटिक सेल पे आते हैं। यूकैरियोटिक सेल यानी जिसमें प्रोटिस्टा आते हैं, प्लांट आता है, एनिमल आता है, मतलब बैक्टीरिया वायरस को छोड़ दो तो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जिस ग्रुप में आते हैं उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल की खासियत क्या होती है कि इनके पास जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है, उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बढ़िया से बना होता है, ये इनकी खास फीचर है ना? प्रोकैरियोट में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं बनी थी, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड कह रहे थे। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है, मतलब इनका जो न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है, डीएनए वगैरह है, वो बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं भागेगा, है ना? तो इनका जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है, ये सबसे पहले सेल को जो घेरा रहता है वो इनका सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्टा आते हैं, फंगस आता है, प्लांट आते हैं और एनिमल्स आते हैं, ये सब यूकैरियोट में आते हैं। मतलब मोनेरा को छोड़ दें, यानी बैक्टीरिया के किंगडम को पूरा छोड़ दिया जाए तो सब इसी ग्रुप में आते हैं, यूकैरियोट्स में। अब इसमें देखेंगे तो न्यूक्लियस भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, बहुत सारे देखो सेल ऑर्गेनल भी होते हैं इसमें, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, ईआर है, गोल्गी बॉडी है, ये सब इसी की बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो सारे सेल ऑर्गेनल्स के एक बेसिक बेसिक फंक्शंस तो आपको आते ही होंगे। तो अगर डिटेल में आता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में लिखने के लिए, तो यूकैरियोटिक में सारे सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन लिख देना, बड़े आराम से आपका 4 पेज भर जाएगा, है ना? लेकिन सिर्फ भरने पे फोकस नहीं करना है कि बस लिखे जा रहे हैं कुछ भी राम कथा या हनी सिंह के गाने लिखे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो भी आप लिखें, एक तो क्वांटिटी मैटर करती है कि आपने कितना लिखा है, लेकिन साथ साथ ये भी मैटर करता है कि क्या लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कम से कम आपका 4 पेज हो या 3.5 पेज तो मिनिमम हो ही हो, उससे कम रहेगा तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे फिर। और मैक्सिमम में 4 पेज लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो, उससे ज्यादा भी लिखेंगे ना तो पेपर छूटेगा। तो 4 पेज आप लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चों, ये क्या है भाई? ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो पूरे सेल को एनर्जी देता है। कैसे एनर्जी दे पाता है? एटीपी नाम का मटेरियल बना के, है ना? तो ये क्या होता है, इसकी इनर मेम्ब्रेन जो है वो जगह जगह पे ऐसे घूमी हुई होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, है ना? तो ये चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी जगह जगह पे फोल्डेड होता है, अंदर ऑक्सीजोम पाए जाते हैं जिसमें एटीपी बनता है। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? एटीपी बनाने का काम होता है ना? बच्चों बेसल बॉडी जो होता है वो एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, इधर खुशी शुक्ला पूछ रही है, बेसल बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि क्या करता है, जैसे हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया की बॉडी में क्या है, फ्लैजिला है, तो ये फ्लैजिला ये बेसल बॉडी की मदद से बैक्टीरिया को जोड़े रखता है, क्योंकि अगर ये बेसल बॉडी नहीं रहेगा ना तो ये फ्लैजिला इसमें से निकल के बाहर चला जाएगा। और ये बेसल बॉडी के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि जो इनकी बॉडी बनी होती है जिनके, तो बेसल बॉडी के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ऐसे ढेर सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो बेसल बॉडी याद रखो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके, ये समझ लो बेसल बॉडी यहीं पे है, तो ये फ्लैजिला को क्या करता है, पूरे बैक्टीरिया की बॉडी से जोड़े रखता है, यही है बेसल बॉडी, और ये माइक्रोट्यूब्यूल नाम के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन दिख गया, उस पे ऑक्सीजोम होते हैं जो एटीपी बनाते हैं, तो पूरे सेल को ये एनर्जी देने का काम करता है। वही साथ ही साथ अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा तो इनके अंदर क्या होता है, एटीपी बनेगा, ये याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बात करते हैं सेंट्रोजोम की। सेंट्रोजोम क्या होता है बच्चों? ये सेंट्रियोल के एक जोड़े को बोलते हैं सेंट्रोजोम, और इसका काम होता है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाना, ठीक है? तो ये स्पिंडल फाइबर बनाने का काम करता है, और ये एक दूसरे के राइट एंगल पे पाए जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम करते हैं। इसका मेन काम याद रखना कि ये यहाँ पे स्पिंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। सेल डिवीजन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी जब एक सेल दो हिस्से में बट कर दो नए सेल बनाता है तो उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है? तो 2 सेल बनाने में, 4 सेल बनाने में, 8 सेल बनाने में, सेल डिवीजन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनकी मदद के बिना
ये काम नहीं होता है। तो सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेंट्रियोल्स जो है, लेकिन देखो याद रखना बच्चा, प्लांट सेल में नहीं होता है, और यहाँ पे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल की मदद के बिना ही प्लांट सेल्स में सेल डिवीजन होता है, लेकिन एनिमल सेल में यही सेंट्रियोल पाए जाते हैं या सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। मैं दोनों का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि सेंट्रोसोम एक जोड़ा है, और ये जोड़ा है किस चीज का, सेंट्रियोल का। तो सेंट्रियोल के एक जोड़े को सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो दोनों बात एक ही है। इसमें इसकी भी बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, जिसमें से 9 माइक्रोट्यूब्यूल साइड में होते हैं और सेंटर पे नहीं होते, इसलिए 9+0 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों गोल्गी बॉडी की। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो गई, एटीपी बनाता है। सेंट्रोसोम की बात हो गई, स्पिंडल फाइबर बनाता है, जो सेल डिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वही अगर बात करें गोल्गी बॉडी की, तो ये क्या करते हैं बच्चों, इनका मेन काम है, ये जोमैटो होते हैं। जोमैटो यानी कि जो फूड पैकेजिंग करें, उसको ट्रांसपोर्ट करें, जहां चाहिए वहां पहुंचा दें, वैसा काम ये करते हैं गोल्गी बॉडी। तो इनका मेन काम होता है कि ये क्या करते हैं कि ये ऐसे देखो, आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, फ्लैट स्ट्रक्चर्स पैरेलल एक दूसरे से अरेंज होते हैं, और इनमें लैमेली, ट्यूब्यूल, वेसिकल्स ये सब पाए जाते हैं। इनका काम होता है यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड बनाना, ठीक है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना, मतलब खाने का ट्रांसपोर्टेशन करना, मॉडिफाई करना, उसको पैकेजिंग करना, ये सारा काम गोल्गी बॉडी का होता है। वही देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूब्यूल का है, तो ये आपको जो दिख रहा है ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, और सेंट्रियोल एक नहीं होते हैं, ये ऐसे दो होते हैं एक दूसरे के राइट एंगल पे। तो तब इस पूरे पेयर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। हालांकि जो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं ये एक को, ये सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल को जब आप ऊपर से देखेंगे इस सेक्शन में, तो आपको दिखेगा कि इधर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब इसकी जो बॉडी वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी है। हालांकि देखो आपको हर एक रो में 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल दिखेंगे, इसीलिए यहाँ पाया जाता है कि माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं एक सेंट्रोसोम की बॉडी में। यही आगे बात करें प्लास्टिड्स, जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होंगे। तो प्लास्टिड्स का मेन काम क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस में ये मदद करते हैं, और ये अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और कलरलेस भी होते हैं जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट। इसके अंदर देखो फोटोसिंथेसिस होने का काम चलता है, जो कि इस कॉइन जैसे स्ट्रक्चर में होता है, जिसको ग्रैनम कहते हैं, और इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है, और इन्हीं ग्रैनम जैसे स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खाना बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो प्लास्टिड के बिना प्लांट्स कभी भी खाना नहीं बना पाएंगे। तो प्लास्टिड्स याद रखिएगा। इसके अलावा सीलिया और फ्लैजिला होता है। सीलिया फ्लैजिला दोनों का एक ही काम है, बॉडी को मूवमेंट देना, है ना। तो ये क्या करते हैं, बॉडी को मूवमेंट करने का काम करते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। सीलिया और फ्लैजिला में एक ही डिफरेंस है, सीलिया छोटे छोटे होते हैं और फ्लैजिला बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया का नंबर ज्यादा होता है, लेकिन फ्लैजिला का नंबर कम होता है, लेकिन दोनों का काम यही है कि बॉडी को मूवमेंट कराते हैं। अगेन इनकी भी बॉडी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनती है। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों। आई होप प्रो और यूकैरियोटिक सेल अगर आपको लॉन्ग आंसर में पूछेगा तो बड़े आराम से आप लिख लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के सारे टाइप, और सारे टाइप बोलिए, सारे ऑर्गेनल या स्ट्रक्चर जो उनकी बॉडी में पाए जाते हैं सबको डिफाइन कर दो। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल पे आओ, उसके अंदर जितने सेल ऑर्गेनल आपको याद आते हैं, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सबको डिफाइन कर दो। बड़े आराम से सारा कंटेंट मिल जाएगा इसमें। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर में। लेकिन लॉन्ग आंसर में एक ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, और ये थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट कल्चर टेक्निक फॉर कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। भाई अगर बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो उसके लिए हम लोग क्या यहाँ पे कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक की मदद से हम बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं। तो बच्चों इसमें बहुत अलग अलग टाइप के मीडियम यूज होते हैं, और उन्हीं 3 मीडियम को आपको इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में डिस्कस करना होगा। ओके, तो आइए एक एक करके इसमें देखते हैं। बस बच्चों कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रह गए हैं, ठीक है, और उसको करके 15-20 मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगा, 15 मिनट के अंदर। ओके, बस तो कुछ ही टॉपिक्स यहाँ पे बचे हुए हैं। ओके, बैच और फेड बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर, ये 3 टेक्निक है। अब आपको इन तीनों का नाम याद रखना पड़ेगा। 3 टेक्निक्स हैं, 3 कल्चर टेक्निक है जिनके मदद से बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। एक बैच कल्चर है, दूसरे का नाम है फेड बैच कल्चर, और तीसरे का नाम है कंटिन्यूअस कल्चर। तो 3 टेक्निक है बैक्टीरिया को ग्रो कराने के। बैक्टीरिया ग्रो कराना है
भाई समझ नहीं आया होगा कि बैक्टीरिया को क्यों ग्रो कराना है। भाई कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना। तो वो गुड बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे हैं और उन्हीं को प्रोड्यूस कराने के लिए मार्केट लेवल पे, ताकि उनसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह बन पाए, इन सभी के लिए हम इन बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। अब इनके लिए बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिनके अंदर ये काम चलता है, और जिस तरह से काम चलेगा उस टेक्निक के वजह से इसका 3 टेक्निक में बट गया है ये पूरा जो टॉपिक है, बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर। नाम में देखो बहुत आसान है ये, है ना, इसको बस ध्यान से समझना। बैच कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पूरी तरह से एक वेसल, ये जो बर्तन है बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, ये पूरी तरह से बंद रहते हैं, ठीक है। और इस टेक्निक में सबसे पहले न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को तैयार किया जाता है, और जो कल्चर ऑर्गेनिज्म है, भाई बैक्टीरिया है जो यहाँ पे, कल्चर यानी जिसको उगाना है, जिसको ग्रो कराना है, उसके साथ में ये जो न्यूट्रिएंट है उसको डाल दिया जाएगा। बिकॉज खाना पानी देंगे ही नहीं तो बैक्टीरिया कैसे ग्रो करेगा। तो भाई इस वेसल में, इस बर्तन में सबसे पहले जरूरी है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डालना, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, एंड देन नथिंग इज एडेड इन द फर्मेंटेशन टैंक। और फिर टैंक में कुछ नहीं डाला जाता है, सिर्फ हवा जाती रहती है समय समय पर, ठीक। तो इसमें सिर्फ शुरू में न्यूट्रिएंट्स डाल दिया जाता है और साथ में वो बैक्टीरिया डाल दिया जाता है जिसको ग्रो कराना है। अब न्यूट्रिएंट्स जैसे जैसे इसको ज्यादा मिलेगा वो बैक्टीरिया ग्रो करता जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स एंड इनोकुलम जो है वेसल्स में डाल दिए जाते हैं, फिर आगे चल के कुछ नहीं डाला जाता है। और आफ्टर द प्रोसेस क्या कर दिया जाता है, जितना ये न्यूट्रिएंट है, जितने बैक्टीरिया बने, सबको यहाँ से देखो निकाल लिया जा रहा है। इसको बोलते हैं पूरी तरह से बैच कल्चर टेक्निक, और ये पूरी तरह से क्लोज्ड वेसल में होता है, क्लोज्ड बर्तन में रहता है। सिर्फ एयर एक ऐसी चीज है जो इसके अंदर जाती रहती है। तो बैच कल्चर एक ऐसा टेक्निक है बच्चों जिसमें कोई भी फ्रेश मीडियम बार बार नहीं डाला जाता है, ना तो जो यूज हो रहा है मीडियम इसको निकाला जाता है। एक बार शुरुआत में प्रोसेस को शुरू होने से पहले जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी बैक्टीरिया, वो चला जाता है और ये बर्तन या ये वेसल पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये पूरा बीच का ये जो प्रोसेस है, ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है, ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा और इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा। तो इसको बोलते हैं बैच कल्चर टेक्निक, ठीक। एडवांटेज क्या है भाई, इसमें कंटेमिनेशन नहीं होगा भाई, क्योंकि क्लोज वेसल में हो रहा है, कोई बैक्टीरिया अलग जा पाएगा, कोई वायरस जा पाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो इसमें कंटेमिनेशन नहीं होगा, ये दूषित नहीं होगा ये कल्चर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो येल्ड है यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है और इकोनॉमिक प्रोसीजर के तौर पे बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। नेक्स्ट है बच्चों फेड बैच कल्चर। अब इसमें क्या होगा, बैच कल्चर तो ऐसा था जिसमें न्यूट्रिएंट शुरू में डाल दिया, बैक्टीरिया डाल दिया, वेसल को पूरी तरह से बंद कर दिया, लास्ट में जो भी प्रोडक्ट बना उसको निकाल लिया, सिर्फ समय समय पे उसमें एयर जा रही थी, एरेशन का था। फेड बैच कल्चर में क्या होता है, इसको सेमी क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अब देखो इस नाम से आप समझ गए होंगे कि अगर इसको सेमी क्लोज सिस्टम कह रहे हैं, इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये पूरा बर्तन है ये आधा बंद है। इसका मतलब इस टेक्निक में सबसे पहले न्यूट्रिएंट मीडिया को तैयार किया और उसको ऑर्गेनिज्म के साथ में मिक्स करके इसमें डाल दिया। अब जब यहाँ इंक्यूबेशन होगा यानी जब ये बैक्टीरिया ग्रो करना चाहेंगे तो न्यूट्रिएंट समय समय पर यूज किया, ऐड किया जाता है। एक समय बीता, कुछ न्यूट्रिएंट और डाला गया, फिर समय बीता, थोड़ा न्यूट्रिएंट और डाला गया, लेकिन जो मीडिया यूज हो रहा है उसको निकाला नहीं जाता है, सिर्फ ऐड किया जा रहा है और उसको निकाला कुछ नहीं जा रहा है। लास्ट में जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब निकालेंगे जो भी। तो इसमें सिंस क्या हो रहा है, इस तरह के कल्चर टेक्निक में समय समय पे न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड किया जा रहा है, जो कि बैच कल्चर में नहीं था। इसीलिए इसको सेमी क्लोज सिस्टम कहते हैं, आधा बंद है, क्योंकि समय समय पे न्यूट्रिएंट भी डाले जा रहे हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, बहुत प्रोडक्टिविटी देता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें कंटामिनेशन हो सकता है। जो उसका एडवांटेज था बैच कल्चर का, वो इसका डिसएडवांटेज है ना, क्योंकि समय समय पे बर्तन खोलना, फिर उसमें नए कल्चर डालना। तो ये देखो फेड बैच कल्चर है, इसको समय समय पे क्या किया जाता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स या ये जो बैक्टीरिया है इसको ऐड किया जाता है, समय समय पे न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वो ऐड हो रहा है। तो इसको बोलते हैं फेड बैच कल्चर। ये फर्मेंटर मशीन है जिसके अंदर ये फेड बैच की पूरी टेक्निक चलती है। लास्ट में आता है कंटिन्यूअस कल्चर। पहले वाले में क्या हुआ, शुरू में न्यूट्रिएंट्स डाल दिया और बैक्टीरिया डाल दिया, फिर वो कल्चर हुआ, उसकी ग्रोथ हुई और लास्ट में निकाल लिया। दूसरे वाले में क्या हुआ, शुरू समय समय पर उसमें और न्यूट्रिएंट डालते गए डालते गए डालते गए, हालांकि कुछ निकाला नहीं गया। तीसरा जो टेक्निक है इसको कंटिन्यूअस कल्चर कह रहे हैं, मतलब यहाँ लगातार कल्चरिंग चल रही है, यहाँ लगातार बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और इसमें क्या होगा, समय समय पर इसमें न्यूट्रिएंट डाला भी जा रहा है और जो यूज हो जा रहा है मटेरियल उसको निकाला भी जा रहा है, डालना और न्यूट्रिएंट्स का और एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना, ये दोनों सिस्टम चल रहा है। तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। और ये पूरी तरह से ओपन सिस्टम है क्योंकि ये खुला ही रह जा रहा है, इसमें फीडिंग भी हो रही है, जो न्यूट्रिएंट है वो डाला भी जा रहा है और जो यूज हो जा रहा है उसको बाहर भी निकाला जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है और डेंसिटी है इसका कांस्टेंट रह जाती है, इसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ जो है बैक्टीरिया की वो होती रहती है, इसको स्टीडी स्टेट ग्रोथ भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो सेल की डेंसिटी है वो कांस्टेंट रह जाती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। सो सॉरी। समझ में आ गया बच्चों? तीनों तरह के कल्चर टेक्निक क्लियर है? इसमें डायग्राम जरूर बना देना जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा, डीएनए से एजुकेयर आप पर मिलेगा, बार बार कह रही हूँ। ओके, तो ये हो गए 3 टाइप के कल्चर टेक्निक, ये बैक्टीरिया को ग्रो कैसे कराते हैं। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो बैक्टीरियोफेज का एक स्ट्रक्चर है, इस पे देखो इसका कैप्सिड हेड है, अंदर डीएनए है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज बनाओ, तो अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए बना देंगे, बीच में देखो ये कॉलर है इसका, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं लॉन्ग ट्यूब को शीथ, इसको बोलते हैं बेस प्लेट, और इधर से जो निकल रहा है इसको टेल फाइबर, क्योंकि इसी की मदद से क्या करते हैं बैक्टीरिया पे या ई कोलाई की बॉडी में इन्फेक्शन करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंट्रोड्यूस कर देगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। भाई बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल यहाँ पे पूछ रहा है, इसकी लाइफ साइकिल कैसी चलती है, और यहाँ पे लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल भी डायरेक्टली पूछ सकता है। तो मतलब 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, इसी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। अरे भाई इतना प्रैक्टिकल एग्जाम का डर नहीं रखते हैं, जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लिया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, जो पढ़ के गए हैं वही वहां पे जाके एक्सपेरिमेंट्स कर लेना। ओके ओके, चलो आओ लास्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं और इस सेशन को एंड हो जाएगा, उसके बाद आप फिर जाके खाना पीना जो है खा लीजिएगा। तो लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज की पूछा है, तो मतलब एक तरह से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल बताओ। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेटिक और लाइसोजेनिक साइकिल बताओ। लेटिक लाइसोजेनिक डायरेक्टली पूछ दिया तब तो आपके लिए आसान है, लेकिन बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल पूछेगा तो शायद आपको दिमाग में थोड़ा लेट से स्ट्राइक करे कि भाई इसमें था क्या। तो याद रखना बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल 2 ही है, एक लिटिक साइकिल है, एक लाइसोजेनिक साइकिल। आओ फटाफट से दोनों को देखते हैं। तो बैक्टीरियोफेज 2 मेन टाइप की लाइफ साइकिल चलाता है, लिटिक साइकिल जिसको वायरलेंट साइकिल भी बोलते हैं, यानी ये तुरंत जब भी ये साइकिल चलेगी जिस भी वायरस की बॉडी में, ये तुरंत क्या करेगा, जिस भी बॉडी को अटैक करेगा, चाहे बैक्टीरिया की बॉडी है या ह्यूमन बॉडी है, उसकी तुरंत डेथ कराएगा। लेकिन अगर कोई वायरस लाइसोजेनिक साइकिल के माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है तो वो कुछ समय लेगा और कुछ समय बाद ही वो डेथ कॉज करेगा, क्योंकि इसमें प्रोफेज बनता है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। लिटिक साइकिल की सबसे पहले बात करते हैं। तो लिटिक साइकिल किसमें होता है बच्चों? T4 फेज में होता है। देखो याद करो, शुरू में बताया था T4 फेज बोलो या T4 बैक्टीरियोफेज बोलो, उसी की बॉडी में लिटिक साइकिल चलती है, जिसमें ये पूरी तरह से क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, ई कोलाई को इन्फेक्ट करेंगे, तुरंत ही अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डाल दिए और उसके बाद ये पूरी तरह से बैक्टीरिया की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लिसिस करा देंगे। याद करो मैंने शुरू में बताया था, लिटिक साइकिल यानी लिसिस कराना। किसकी लिसिस कराना? बैक्टीरियल सेल की। ये बैक्टीरियल सेल को तुरंत डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्शन के बाद में, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेप्स में ये होता है। पहला एडजॉर्प्शन, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज जो है ये क्या करता है, बैक्टीरिया की बॉडी से अटैच होता है, ठीक है, तो इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेल जो फाइबर्स जो है बैक्टीरियोफेज की, जो आपको इधर दिख रहा है, ये क्या है, ये इसका टेल फाइबर्स है। अब ये टेल फाइबर्स के जरिए क्या होगा, इस स्पेसिफिक बैक्टीरिया की बॉडी से जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। पहला स्टेप है लिटिक साइकिल का। अब अटैचमेंट के बाद या एडजॉर्प्शन के बाद क्या करेगा, पेनिट्रेशन। अब ये घुसना चाहेगा बैक्टीरिया की बॉडी में। पहले सिर्फ देखो ऐसे अटैच हुआ, अब धीरे धीरे ये बैक्टीरिया की बॉडी में क्या आ जाएगा, अंदर जाना चाहेगा। तो पेनिट्रेशन में क्या होगा, बेस प्लेट और टेल फाइबर्स जो है ये पूरी तरह से क्या कर जाएंगे, पूरी तरह से बैक्टीरियल सेल से एकदम चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और डीएनए को अपनी बॉडी से निकालकर बैक्टीरिया की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये है दूसरा स्टेप, ठीक है। उसके बाद आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा, जो हेड और टेल है वो पूरी तरह से एक साथ आ जाएंगे। इसको देखो बच्चों, इसको समझने के लिए इसको हम आप लोग को उसमें से मैं डायग्राम से इसको समझाती हूँ, बड़े आसानी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, वायरस जैसे ही अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डालेगा, बैक्टीरिया की बॉडी में क्या बनने लगेगा, ढेर सारे वायरस पार्टिकल बनने लगेंगे। अब अपने आप जो बैक्टीरिया की बॉडी वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उससे पहले जो भी इसके पार्टिकल बने वो सब अरेंज हो जाते हैं, असेंबलेंस होता है, सब एक साथ आते हैं ताकि पूरी तरह से इनमें वायरस बनके तैयार हो जाए। अब ये पूरी तरह से बैक्टीरिया की बॉडी को बर्स्ट करा देंगे, फाड़ देंगे पूरी तरह से, उनका सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसमें से ये रिलीज हो जाएंगे। तो अल्टीमेट लास्ट स्टेप है रिलीज। तो ये देखो लिटिक साइकिल, ठीक, एकदम आसान है कि नहीं। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहला है अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन। इसमें ये देखो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरिया की बॉडी है, इसमें इसने क्या किया, अटैच हुआ। अटैचमेंट के बाद देखो क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन। अब ये इसमें अपने टेल फाइबर्स को क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है और इसने क्या किया, जो इसका जेनेटिक मटेरियल था वो देखो अब इसमें से हटकर इसमें आ गया है। ओके, पेनिट्रेशन हो गया। अब इस सेकेंड स्टेप के बाद में सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि जब इसमें पेनिट्रेशन होगा तो अभी देखो इसका हेड बन रहा है, टेल बन रहा है,
ट्यूब बन रहा है, ये सब अलग अलग जगह बन रहा है। अब सिंथेसिस हो गया, सारे पार्ट्स बन गए वायरस के, एक किसकी बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में। अब इसके बाद सब अरेंज हो गए तो देखो वायरस पार्टिकल बन गया, तो असेंबलेंस हो गया, और लास्ट में ये पूरे जब बन के तैयार हो जाएंगे तो ये बैक्टीरिया की बॉडी को क्या कर रहे हैं, देखो बर्स्ट करा दे रहे, फट गया ये बैक्टीरियल सेल। अब उससे से ये वायरस पार्टिकल निकल गए, अब ये फिर से एक नए बैक्टीरियल सेल को अटैक करेंगे। तो इस तरह की साइकिल को बोलते हैं लिटिक साइकिल, जिसमें अल्टीमेट बैक्टीरियल सेल लिसिस या पूरी तरह से ये बर्स्ट कर जाता है ये सेल एट लास्ट। तो ये है अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, फिर असेंबलेंस और फिर रिलीज। ये इतने स्टेप्स में लिटिक साइकिल को बांटा गया है। अंत में हम लोग बात करते हैं बच्चों लाइसोजेनिक साइकिल की। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये बैक्टीरियल सेल है हमारा, ठीक है। अब ये जो देखो यहाँ पे इसका स्टेप 1 जो है, अब देखो मैंने बताया था जब लाइसोजेनिक साइकिल होती है तो इसमें क्या होता है कि जब सेल क्या करेगा, लाइसोजेनिक साइकिल में यहाँ से एंट्री ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एक वायरल का डीएनए जो है वो होस्ट बॉडी में चला गया। ये आपका वायरस का डीएनए है और ये होस्ट बॉडी में चला गया। अब ये जाने के बाद में ये होस्ट डीएनए के साथ में जाकर देखो ये जुड़ गया, ठीक। और होस्ट के साथ में जुड़ने के बाद में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। वायरस जो है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये होस्ट बॉडी में यानी बैक्टीरिया की बॉडी में, ये जो डीएनए ये किसका डीएनए, ये वायरस का डीएनए। अब ये वायरस का डीएनए जो है वो होस्ट बॉडी में गया, उसके साथ में जाकर जुड़ गया, होस्ट के डीएनए यानी बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में पहले जुड़ गया, जुड़ने के बाद में ये अपनी मल्टीपल और कॉपीज बनाया, और मल्टीपल कॉपीज बनने के बाद में अब ये लिटिक साइकिल में चला जाएगा। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम प्रोफेज स्टेज, क्योंकि अभी तक के इतने स्टेप में देखो इसने बैक्टीरियल सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो पहले लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोफेज आता है, लास्ट में जाते जाते लिटिक साइकिल फिर शुरू होगा। लाइसोजेनिक के बाद लिटिक साइकिल आना तय है, क्योंकि अगर लिटिक साइकिल नहीं आएगा लाइसोजेनिक साइकिल में तो कभी बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय ही नहीं होगा। तो क्या मतलब है साइकिल चला के, तो एंड में देखो ये सेल जो है वो लिटिक साइकिल में एंटर करेगा, जहाँ असेंबलेंस लिसिस बैक्टीरियल सेल की, फिर रिलीज हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। आज समझ आया। तो इस तरह से बच्चों हमने लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ लिया। आप इसको डिटेल में समझना चाहेंगे तो मैंने सारी चीजें इधर लिखवाई भी है, आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया। हालांकि ऐसा चांसेस कम है कि आपको ये चीजें ना समझ आई हो। ओके, तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। बात वापस यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का कोर्स रन कराया जाता है। अगर आप भी डिटेल में हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज, वीडियो वाइज, लेक्चर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ में जरूर जुड़िए। हमारे इस चैनल में हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर हमारी लाइव क्लासेस यहाँ पे पेड कोर्स के बच्चों के लिए कराई जाती है। पूरा कोर्स आपके लिए 1250 में अवेलेबल है, और ठीक है उसके साथ में अगर हम बात करें तो इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। पूरे कोर्स की ड्यूरेशन 3 महीने की जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। पूरे ऐप पे हमारे सारे कंटेंट अवेलेबल है। अभी भी चांसेस है, अभी भी आप अगर पढ़ना चाहें तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की रहेगी। एक बार आपने परचेज किया, ये 1 टाइम आपको पेमेंट करना है। और भी अगर डिटेल्स आपको सेमेस्टर कोर्स से हमारे चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट डिटेल पे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। बच्चों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपके लिए जो मैंने यूनिट 2 के सारे क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसी के साथ में बॉटनी में सेकेंड यूनिट का यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सेशन आपने एंजॉय किया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। आपके वो फ्रेंड्स जो आपके साथ ये सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए उनको साथ जरूर शेयर करिएगा इस सेशन को, ताकि वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ पढ़ पाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के रिविजन के साथ में। अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू एवरीवन। अब आप सब जाके यहाँ पे अपना खाना पीना भाई खा सकते हैं, है ना। बिल्कुल कल फिर लाइव क्लासेस होगी, टाइम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। 7:30 बजे के बाद ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। थैंक यू एवरीवन।